हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। जो भी आप आज पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आईआर जो है आपके जीएस पेपर 2 का भी हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप उसमें पढ़ते हैं। जो भी अभी इनके इनिशिएटिव्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी और भी डेटा है, इंडिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगर हम विकास की बात करें, इसका जो इवोल्यूशन है वो आखिर किस तरीके से हुआ, कैसे इसकी इतनी शाखाएं हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना कैसी है, और अगर हम यूएन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, उसका विकास कैसे हुआ, और सब जगह भारत के संदर्भ में सभी चीजों को हम जरूर पढ़ते हैं। समकालीन विश्व राजनीति को समझने के लिए हम देखेंगे कि पूरे विश्व में पहला विश्व युद्ध जब हो चुका था, उसके बाद एक आवश्यकता कैसे हुई कि हमारे पास कुछ ऐसे संगठन हो कि इवन युद्ध तक बात ना पहुंचे और हम क्या करें, आपसी सहयोग, वार्तालाप जो है वह कर ले, और अगर फिर भी युद्ध जैसी स्थिति हो गई तो हम उसको सीमित करने का प्रयास करें। जैसे आप देखो लेटेस्ट, अगर आप देखते बच्चों, इजराइल गाजा पट्टी, ये जो विवाद चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, अगर कोई इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सक्रिय होता, क्या इस चीज को रोक नहीं सकता था? क्या इसके बीच में मध्यस्थता सुलह, मतलब एक भूमिका तो निभा ही सकता था ना, कि पूरे देश जो है उस चीज को कंट्रोल करते। तो अगर हम एक पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं, फैमिली मान रहे हैं, तब इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी या फिर इस रोकने की सभी की होनी चाहिए। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठन कैसे फेल हो जाते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। चैप्टर 4 है समकालीन विश्व राजनीति का, और इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें हमें पढ़ना है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, वाई, जरूरत क्या है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। सब देशों की सरकारें हैं, अपने अपने संगठन हैं, लेकिन फिर भी हमें वैश्विक स्तर पर आखिर इस तरह के जो संगठन है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। सेकंड, हम देखेंगे कि आखिर इसका जो इवोल्यूशन है, इसका जो विकास है वह कैसे हुआ। ठीक है, इसका इवोल्यूशन जो है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं और लगभग सभी देश, पूरा विश्व अगर इसको अनिवार्य संगठन मानता है, इसका डेवलपमेंट क्या हुआ, उसका इतिहास हम थोड़ा देखेंगे। शीत युद्ध के बाद के जो सुधार है वह कैसे हुए, शीत युद्ध के बाद, आफ्टर अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, है ना, उसके बाद किस तरह के सुधार, जैसे हम देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दो महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की जो लड़ाई है वह शुरू हो गई, अमेरिका यूएसएसआर। अब उस शीत युद्ध में अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या भूमिका निभाई, तो इसमें हम दो तरह के सुधारों की बात करते हैं। एक तो है प्रक्रियाओं में सुधार, जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं में सुधार की बात करते हैं। और दूसरा हम इसमें देखते हैं कि आखिर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसमें जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, यूएन की बात करेंगे, तो यूएन का न्यायाधिकार, ज्यूरिडिक्शन जो है वह कहां कहां तक हो। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को मैं शॉर्ट में यूएन लिख रही हूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो यूएन का न्यायाधिकार कहां तक हो, किन किन, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इसके न्याय क्षेत्र में आए, किन मुद्दों को वरीयता प्रेफरेंस दी जाए, किन मुद्दों को छोड़ दिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर इंपॉर्टेंट मुद्दे उठ ही नहीं रहे हैं, या फिर अगर कोई ऐसा मुद्दा उठ रहा है जिसकी शायद इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल रूप से थी ही नहीं, तो यहां पर यूएन के ज्यूरिडिक्शन में आखिर किस तरह, तो एक तो है प्रोसेस और दूसरा है ज्यूरिडिक्शन। इन दोनों चीजों में सुधार की आवश्यकता है, और इसी में सुधार की हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। क्योंकि अब देखो, विश्व की अगर हम 5 स्थायी सदस्यों की बात करेंगे जिन्होंने यूएन में जगह पाई, वो उस वक्त महाशक्ति थे। उस वक्त महाशक्ति, दैट मीन्स कि जो पूरे विश्व में जो भी चीजें हो रही है उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। उस वक्त चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, है ना, ये सारे देश थे, अमेरिका। तो उन्हें तो बना दिया आपने स्थायी परिषद में, जो स्थायी सदस्य है वह बना दिया, वीटो पावर भी दे दिया। लेकिन क्या इन
70 सालों में, 75 सालों में दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, एशिया के, इनके कोई भी कंट्रीज और ऐसे दावेदार नहीं थे जिन्हें अब परमानेंट सीट मिलनी चाहिए थी। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रबल दावेदार है भारत। और ये एक ऐसा मुद्दा है, देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, और यहां पर भारत की जो एक प्रबल दावेदारी आती है वह आती है कि आपको यूएन में परमानेंट जो मेंबर है वह बनना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे एक ध्रुवीय विश्व में यूएन, एक ध्रुवीय इन सेंस 1991 यूएसएसआर का विघटन हो चुका है, अब अमेरिका केवल बचा हुआ है। सो क्या हो रहा है, एक ध्रुवीय विश्व बन रहा है। इसमें यूएन की क्या भूमिका है, इसमें यूएन की क्या भूमिका है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, आया समझ में। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, विकास कैसे हुआ, सुधार क्या है, दो तरह के सुधार, प्रोसेस में सुधार, न्यायाधिकार में सुधार, ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसेस, भारत के संदर्भ में, और एक ध्रुवीय विश्व और यूएन, क्लियर। अब हम इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपका क्या काम रहेगा, देखो साल भर की मैगजीन्स ढूंढो, कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कलेक्ट करो, सबमिट करो। जो भी यूएन के इस तरह से बाकी एजेंसीज हैं, बाकी इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब में इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करते हुए वो मेंस का आपका पार्ट हो जाता है। करंट अफेयर में रिपोर्ट्स है, इंडेक्स है, इंडिया के बारे में क्या रिपोर्ट और इंडेक्स कह रहे हैं, बस वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक बेस आपका बढ़िया सा बना देता है ये वाला चैप्टर। इसलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि आप ये समझ सको कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी होती है क्या नहीं पढ़ना है। चलो आओ कुछ पेपर्स दिखा देती हूँ। यूपीएससी के मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था, कोविड-19 चल रहा था, और कोविड-19 में क्या किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत समय बाद ये बताया कि जो कोविड-19 है उसका ह्यूमन टू ह्यूमन भी जो एक संक्रमण है वह फैल रहा है। पहले कहा था नहीं सुरक्षित है ना, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा रहा है, ऐसा कहा गया था। और तब तक पूरे विश्व में जो लोग हैं वह आ गए थे, चले गए थे, और इस तरीके से पूरे विश्व में जो कोविड है फैल चुका। अगर पहले ही WHO इस बारे में गाइडलाइन जारी कर देता, कहा गया था कि चीन जो है वह इसके बजट में इसके बड़ा एक योगदान करता देश है, यहाँ पे ज्यादा प्रभुत्व है चाइना का, इस वजह से ऐसा किया गया, तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठ गया था। कोविड-19 के दौरान 20 में प्रश्न पूछ लिया गया। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चर्चा में है, जैसे कि अभी मान लीजिए हम इजराइल और गाजा पट्टी की बात करेंगे, है ना, पैलेस्टीन की बात करें, तो इन दोनों के बीच का ये जो वॉर है और इसमें क्या भूमिका अमेरिका की रही, ये सारी चीजें आपका अगला मेंस का एक क्वेश्चन हो सकता है। सो क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द WHO, हु नहीं लिखा है, ये WHO लिखा है, ठीक है, WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कि महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में इसकी भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप इस बात को लिखें क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था कि आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तरह से क्यों किया। पहले भी तो बता सकता था, रोक सकता था लोगों का आना जाना, सारी चीजें, एडवाइजरी जारी कर देता कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वह एटलीस्ट रोक दी जाए, है ना। तो इससे इतना ज्यादा जो स्प्रेड हुआ वो कोविड-19 का रोक सकता था। एंड देन सेकंड इज, देखो 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि WHO की संरचना बता दो, या फिर जो WTO विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, इसके क्या क्या कार्य, ये नहीं पूछेगा। लेटेस्ट कंसर्न को उठाएगा, कंसर्न से जोड़ते हुए पूछ लेगा। अगर आपने बेसिक पढ़ा है, आप जानते ये इसका कार्य है, करंट अफेयर से परिचित है, बहुत इजीली आंसर लिख पाओगे, ठीक है। सो व्हाट आर द की एरिया ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO। सर्वाइव ऑन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर। अब देखो प्रेजेंट जो युद्ध, एक व्यापार युद्ध की हम बात करें, ट्रेड वॉर, स्पेशली कीपिंग इन द माइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आप किससे जोड़ लिया, इंडिया से जोड़ लिया, कि स्पेशली आपको बताना है कि इस ट्रेड वॉर में जो है वह क्या भूमिका रही, और स्पेशली इंडिया के संदर्भ में बता देना है, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाते। देखो जरूरी है यूपीएससी की तैयारी को करते समय कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा।
अगर आपको ये लग रहा है कि आपने पढ़ लिया लेकिन एग्जाम की डिमांड को आप नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आपका पढ़ना अधूरा है। तो पढ़ने से ज्यादा समय इस बात पर दो कि मैं ये टॉपिक अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन का पढ़ने वाला हूं, पढ़ने वाली हूं, कहां पर है, कितना पूछा जाता है एंड इसका नेचर क्या होता है, कैसे पूछा जाएगा, वो नेचर आपको पीवाईक्यूज बता देते हैं। मेंस के क्वेश्चंस देख लो। तो देखो बच्चों, केवल ये नहीं कि बस कोई भी बुक उठाए बस बुक फिनिश करना, बुक हमें कभी फिनिश नहीं करनी। क्या पता बुक में ऐसी चीजें दी हुई इररिलेवेंट जो हमारे सिलेबस का टॉपिक का हिस्सा ही नहीं है, वहां पर खुद को लिमिट करने की जरूरत होती है। तो जो भी आप अपने रिसोर्सेज चूज कर रहे हैं, जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं, कोशिश करो बहुत ही लिमिटेड होके पढ़ना है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि किताबों को खत्म करना है कि नहीं मेरे को तो ये किताब खत्म करना, उससे कुछ नहीं होगा। किताबें पढ़ते रह जाओगे, घर लाइब्रेरी बन जाएगा, कमरा लाइब्रेरी बन जाएगा। बट सिलेक्शन कभी भी जरूरी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, इस बात की गारंटी आपको मिल जाए कि आप आईएएस हो जाएंगे। जरूरत होती है सही पढ़ने की, जरूरत होती है सही पढ़ने की। कम जानो काम का जानो, है ना। तो यहां पर आप जो ये एक अंबार देखते हैं अपने चारों तरफ इंफॉर्मेशन का, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको अपने इंफॉर्मेशन को वाइजली चूज करना है। जब अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी तो उस वक्त ये जो खबर 2 महीने लग गए थे पूरे यूरोप में इसको फैलने में। तो उतना सूचना संचार प्रौद्योगिकी तकनीकी का विकास नहीं था। जब मनुष्य चांद पे पहुंचा उस वक्त ये सूचना पहुंचने में केवल कुछ सेकंड्स लगे थे। आई थिंक 1.3 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें मैंने देखा। इसका मतलब, और आजकल तो आपको पता है कि साथ साथ में इधर भूकंप आया, उधर साथ में न्यूज चल रही है, अभी हिल ही रहा है सब कुछ, उधर कि अभी हाँ अभी स्टिल अर्थक्वेक है। तो यहां पर अब जो है आपके पास इतनी ज्यादा अप टू डेट इंफॉर्मेशन है और यहां पे आप फंस जाते कि इतने एप्लीकेशन से, इतने यूट्यूब चैनल से, इतना राइटिंग मटेरियल, इतना कंटेंट अवेलेबल है। तो हमेशा कम जानो काम का जानो, रिड्यूस द नॉलेज करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझे इस बात को, बहुत जरूरी है। चलो अंतरराष्ट्रीय संगठन। बेसिकली अब तक यूएसएसआर की अगर हम बात करें, हम अब तक देख चुके कि 1991 में यूएसएसआर का जो विघटन है वह हो चुका। उसके बाद कैसे एक ध्रुवीय बहुध्रुवीय विश्व अमेरिका का वर्चस्व, सारी चीजों को हमने देखा। ठीक है, हम यहाँ पर सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या विश्व में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, जो भी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से उबर पाने में ये अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या भूमिका। आप देखो चैलेंजेस, अगर आपने केवल इस बात को पढ़ा है कि चैलेंजेस की भी बात हो रही है, तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाया उसमें क्या था, एक संगठन पूछ लिया, उसका चैलेंज उस वक्त क्या क्या कंटेक्स्ट था वो पूछ लिया, इंडिया से रेलेवेंट करके पूछ। बस 3 बातें ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जानो ये 3 पक्ष जरूर जानो, तो सही तरीके से जरूर पढ़ो, है ना। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी और इन चुनौतियों में सबसे ज्यादा एक था अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। अब देखो यूएसएसआर के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिका का जो वर्चस्व बेसिकली बिना कहीं हो गया, सैन्य ताकत उसकी हमें दिखाई देगी कि अगर मान लीजिए 7 लाख या 10 लाख सैनिक कहीं भेजो, उसमें 75% 75% जो है वह अमेरिका के सैनिक थे। वो उस वक्त कंप्यूटर एंड वीडियो एंड आप देखेंगे कंप्यूटर वॉर लड़ रहा है, सबने उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। जैसे कि आप उस व्यक्ति का वर्चस्व स्वीकार कर लेंगे कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, सामने वाला 2 और 3 इंटरव्यू दे चुका है, हालांकि क्वेश्चन भी लग जाता है कि 3 के बाद भी नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर क्या क्या अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों में से एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की बात करें, सबसे बड़ा ये अभी एक मुद्दा है। ठीक है, क्वेश्चन भी यहीं से पूछा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी सेपरेटली जब भारत की बात करेंगे। तो सुरक्षा परिषद में जो आपने परमानेंट और नॉन परमानेंट जो मेंबर्स की बात होती है, परमानेंट यानी स्थायी सदस्य, ठीक है, स्थायी सदस्य और अस्थायी, सबसे बड़ा जो एक बदलाव है यही होना चाहिए, अस्थायी सदस्य। ठीक है, अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2023 में देखेंगे तो आप कमेंट करके बताइए, बीच में बताऊंगी मैं कि 2023 में कौन से 2 सदस्य इसमें आए 2 साल के लिए। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है, सुधार की आवश्यकता, वो यहाँ पे, और स्पेशली ये जो जुड़ा हुआ कंसर्न है वह इंडिया के साथ है कि आखिर भारत को क्यों स्थायी सदस्यता जो है वह कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यूएन के जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या, एक जानकारी का एक अहम विषय, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं।
समझ में आया क्या? चलो अब हम शुरू करेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह क्यों चाहिए। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वाई इंटरनेशनल ठीक है, क्यों हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। सो देखो शुरुआत यहां पर होती है कि आज इवन सभी इस बात को मानते हैं, पूरा विश्व, कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो अस्तित्व में कैसे आया उसकी बाद में बात। आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वह होना चाहिए। ठीक है, आज पूरा विश्व, यूएन जब भी लिख रही हूं समझ जाना संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, और इसका विकास कैसे हुआ उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो आज पूरा विश्व यूएन को अनिवार्य मानता है कि नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य मानता है। अब ऐसा क्यों मानता है? अगर पूरा विश्व इसे अनिवार्य बता रहा है, इंपॉर्टेंट बता रहा है, उसके पीछे कारण है कि उसने कहा कि मानवता की आशा का एक प्रतीक है, मानवता पूरे विश्व में बनी रहेगी उसका एक प्रतीक है। अनिवार्य क्यों, अनिवार्य क्यों मान रहा है? ये मानता है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको बचा के रखेंगे, मानवता की आशा बनी रहेगी। ठीक है, युद्ध व शांति के लिए महत्वपूर्ण है, समझौते के लिए महत्वपूर्ण है। यूएन हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा पर नर्क से बचाएगा, है ना। ऐसा कहा जाता है कि यूएन जो है ऐसा नहीं है कि एक ऐसा संगठन है हमें स्वर्ग में, बट इस विश्व को नर्क बनने से रोक सकता है, क्योंकि सभी देश उसमें शामिल है और सब क्या करेंगे, उस एक जस्ट जो बात है वह करेंगे, एक न्यायपूर्ण बात करेंगे। और ऐसे में क्या होगा कि पूरा विश्व जो एक कम से कम हमें हेल तो नहीं बनने देगा, नर्क बनने से रोकेगा। और दूसरा है कि मानवता को नर्क, मानवता के लिए आशा है, नर्क से बचाने के लिए जरूरी है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि हथियार से लड़ने से अच्छा है जुबान से लड़ लो। ठीक है, हथियारों से लड़ने से क्या अच्छा है, हथियारों से बेहतर, आपकी भी किसी से लड़ाई हो ना तो पहले कोशिश करना कि बातचीत के माध्यम से सुलझ जाइए, नहीं कि सीधा सर कलम करने पहुंच गए। हथियारों से बेहतर क्या है कि आप बातचीत कर लो, विवाद कर लो। ठीक है, आप जुबान से लड़ लो। इसमें एक कहावत यही चलती है कि जोजो इज बेटर देन वॉर, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ जोजो, सिर खाना एक दूसरे का, जोजो इज बेटर देन वॉर। इस बात को आप याद रखो, जोजो इज बेटर देन अ वॉर। कि अगर ये लगे कि हाँ भाई अगर सर खाने से, सर कलम होने से रोका जा सकता है, अगर बहुत अतिवादी रुख, हम क्यों आतंकवाद को हम क्यों बोलते हैं, मतलब आतंकवादी इन सेंस सबसे ज्यादा जो एक हो सकता है, एक हिंसक और सबसे ज्यादा एक डरावना जो तरीका हो सकता है वो उन्होंने अपनाया, हमने कह दिया आतंकवाद है ये। तो यहां पर क्या है कि अगर हम वही मसला बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं, और अगर विवाद भी होता है हम उसको समझौता, शांति, एक कन्वर्सेशन से सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो शायद उसका जो हल है वह स्थायी होगा। इसके ये नहीं, देखो अगर हमने उन कन्फ्लिक्ट्स को, उन विवादों को पहले ही सुलझा लिया, आपस में ही सुलझा लिया, बातचीत से सुलझा लिया, तो हम युद्ध तक जाने से बच जाएंगे। तो हम अगर कन्वर्सेशन कर लें तो बैटलफील्ड को रोका जा सकता है, ये इसकी अनिवार्यता है। समझे कि आज अगर पूरा विश्व जो है वह मान रहा है कि एक यूएन जो है वह इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये, है ना। कभी कभी कहा जाता है कि सर खाना ज्यादा अच्छा है, बातों से सर खा लो, विवाद मचा लो, है ना, कन्फ्लिक्ट पे ले आओ उन चीजों को, लेकिन युद्ध में सर कलम करने से एक बेहतर तरीका आपके पास है कि वैश्विक संगठन है, आप वहां अपनी बात को रखिए, मुद्दे को सुलझाया जाएगा। ठीक है, ये इसलिए जो है वह अनिवार्य माना जा रहा है। आओ तो कुछ कोट यहां पर लिखे हुए बच्चों, इसको हम पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए। ये यूएन के जो दूसरे महासचिव थे उन्होंने कहा था, महासचिव जो है इनके मेन या फिर जो सबसे प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
वो अधिकारी महासचिव है ना। अभी कौन है कमेंट करके बताओ, मैं बाकी बताऊंगी अभी आपको। बत कही कि चौपाल, ठीक कहा आपने। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि बस ये ऐसे ही है कि एक चौपाल बिठा लो और बस चर्चा करने लगो कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या इजराइल गलत कर रहा है, पैलेस्टीन गलत कर रहा है, हमास की गलती है, मतलब को बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि लोग ये बोल दें। तो यहां पर बातचीत कर रहे हैं कि बस ठीक है, लेकिन आप काम कुछ नहीं कर रहे हो, शांति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हो। तो यूएन में खूब बैठके हो, खूब दनादन भाषण हो, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन फिर ये एक बात हो गई कि केवल चौपाल है, चौपाल मतलब नेगेटिव कि हाँ ठीक है चौपाल बिछाओ, ये सब वो सारी चीजें नेगेटिव टर्म में ली जाती है कि कोई एक्शन नहीं है। बट फिर भी यही कहा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए, और बेहतर है कि ऐसी भी जगह कहीं ना कहीं हो कि पूरा देश जो है उस जगह पे, मतलब पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व के जो देश है वो उस जगह पर हो। जैसे कि वर्तमान में अगर हम ज्यादातर स्वतंत्र जो भी देश है, लगभग 193 देश शामिल थे। अब आप देखेंगे 195 के आसपास, देख लीजिएगा करंट डाटा बच्चों, है ना। तो यूएन की ऑफिशियल साइट पर अभी भी कहीं कहीं 193 ही आपको देखने को मिलता है। तो दुनिया के सारे देश जहां इकट्ठे हो जाएं और अब बातचीत के माध्यम से एक दूसरे का सर खाए, वंशपत लड़ाई में सर कलम कर दे, तो एक बेहतर तरीका है कि आपस में ही नेगोशिएशंस हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ये बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की तो दवा नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी जरूर है ना। हर मर्ज की दवा नहीं है, बट ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। बट यहां पर जरूरी किस किस के लिए है, सो वॉर एंड पीस के मामले में जरूरी है। समझते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है। तो देशों की सहायता करने के लिए जरूरी है, देशों की सहायता करने के लिए जरूरी है। ठीक है, एक जो बेहतर जीवन है वह देने की कोशिश करता है पूरे विश्व में। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई गरीबी हो रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हंगर ज्यादा बढ़ रहा है, भुखमरी है, तो कोशिश करती है यूएन की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, उसको कर्ज दे, आसान शर्तों पर जो है वह अनुदान दे। पूरे विश्व जो भी यूएन के सदस्य हैं वो सब अपना अपना समर्थन दिखाते हैं, सहयोग दिखाते हैं। ये क्या है कि देशों की सहायता के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है इसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि देशों के बीच के जो झगड़े हैं ये बैटल ग्राउंड तक ना पहुंच पाए, युद्ध रूप ना लें, इसके लिए जरूरी है। और एक और नेक्स्ट टर्म कि अगर युद्ध रोकने में सफल ना रहा यूएन, तब भी जब युद्ध हो रहा है तब उस युद्ध में क्या हो कि वो सीमित करने की कोशिश करे उस युद्ध को। जैसे कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, आपने पहले जब आपने महाभारत में बाकी सीरियल्स देखे तब उसमें देखा हो कि रात में कोई किसी को नहीं जो है वह आराम करने का प्रॉपर अवसर मिलेगा, सवेरे उठते ही करेंगे, युद्ध विराम अलग होगा। अभी भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अगर युद्ध हो रहा है उसके कुछ नियम होते हैं कि जैसे कि आप हॉस्पिटल्स जो है या फिर किसी भी चीज पर, हॉस्पिटल या फिर जो ऐसी कंट्रीज जहां पर नॉर्मल निवासी नागरिक रह रहे हैं वहां पर हमला ना करें। बट क्या है कि अगर युद्ध में कोई भी देश इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निंदा, उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तब इस तरह के आज भी कुछ जो नियम है वह बने हुए हैं। तो पहले तो कोशिश क्या है कि झगड़े को रोका जाए, झगड़े जो है वह युद्ध तक ना पहुंचे, और अगर हो गए हैं तो इसके बीच में सीमित रखने का जो प्रयास है वह किया जाए। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन में क्या होना चाहिए कि किसी एक देश का दबदबा तो होता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय कहा ही तभी गया है जब बहुत सारे जो देश है वह एक साथ आते हैं, वरना अंतरराष्ट्रीय को कहते हम केवल राष्ट्रीय संगठन ना कह देते कि चलो भारत देश का संगठन है, अमेरिका का संगठन है, रशिया या चाइना का संगठन है। हमने इसको नेशनल नहीं कहा, हमने अगर इसको इंटरनेशनल कहा, इसका मतलब ही अंतरराष्ट्रीय क्या है कि विभिन्न के अलग अलग जो देश है वो इसको साथ में, तो ये एक अपना स्वरूप, एक आकार ही तभी ले पाया जब सभी सदस्य देश या स्वतंत्र देश जो है वे एक साथ आए। सो किसी एक देश का दबदबा नहीं है, किसी एक देश का
वो विवाद का विषय है कि आप सोचेंगे नहीं मैं वेस्टर्न कंट्रीज का है, अमेरिका का है, या फिर चाइना का, या फिर ब्रिटेन का है, वो सारी बातें बाद में, वो बहस का मुद्दा है, ठीक है। तो किसी एक देश का यहां पर दबदबा नहीं है, क्योंकि सभी की सहमति के द्वारा इस पर काम हो रहा है। सभी सदस्य देशों की सहमति के द्वारा इनका अस्तित्व आता है और काम होता है। ये नहीं कि किसी एक देश ने कुछ कह दिया वही सारी चीजें कायम हो गई। तो इसलिए जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना। सो देखो, बेसिकली अगर हम ये कहें कि साथ मिलकर चलना जरूरी क्यों है, अकेले चलो, अकेले कैसे जा सकते हो जब चैलेंजेस कुछ इस तरीके के हों कि आपके वश में सब कुछ ना हो। अगर एक देश सोच ले कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोक लेंगे, नहीं रोक सकते। आप रोकोगे, कोई और देश, दूसरा देश बढ़ावा दे रहा है तो कैसे रोकोगे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है कि पूरे विश्व धरती का ही तापमान बढ़ रहा है। वो तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब सभी सदस्य देश साथ में आ पाएंगे। विश्व में शांति अगर कायम रखनी है तो सभी को इस समझौते को मानना होगा, इस अग्रीमेंट को मानना होगा, इस बात पर अग्री करना होगा कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की सोवरेनिटी का, संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के नागरिकों को नहीं मारेंगे, तो शांति बनी रहेगी। तो यहां पर क्या है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कहते हैं ना, अगर शेर, एक कहावत है कि अगर आप शेर को नहीं खाएंगे तो क्या शेर आपको नहीं खाएगा। ये क्या बताता है कि सक्षम आदमी, जिसके पास ताकत है, वो तो काम कर ही रहा है ना। तो ये इस तरह की कंडीशंस आपको बताती है कि क्या अगर एक देश चाहे तब इस चीजों को रोक सकता है। तो कुछ मामले बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं जहां पर सभी को साथ मिलकर काम करना होता है। सभी को, कहते हैं आप अच्छे तो जमाना अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। साथ मिलकर इसलिए क्योंकि कुछ जो चुनौतियां हैं वो उनका कुछ नेचर ही ऐसा होता है कि जब तक सभी कंट्रीज साथ में नहीं आएंगे तब तक आप उससे नहीं जीत सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताऊं कि हमें अगर दे मस्ट टू डू टुगेदर बिकॉज ऑफ, तभी निपटा जा सकता है जब हम सभी साथ में आए। एंड वाई टुगेदर अभी बता देती हूं। जैसे कि अगर हम कुछ बीमारियों की बात करें, चलो कोविड-19 ही देख लेते हैं। कोविड-19 पूरे विश्व को एक साथ मिलकर सभी ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और सारी चीज़ों पर रोक लगाए, इस तरह के जो जांच केंद्र वे बनाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर डिसीज को रोकना है, अब एक देश से दूसरे देश में लोगों का आना जाना आप रोक नहीं रहे हो, और अगर रोग कुछ इस तरीके के हैं कि कम्युनिकेबल है, संचारी एक से दूसरे में पहुंच रहे हैं, आप कैसे सोचोगे? तो पूरे विश्व से कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होगा, तभी जाके हम स्वस्थ हो सकते हैं, पूरे विश्व की कल्पना कर सकते हैं। तो अगर हम डिसीजेस की बात करें तो हम अकेले इसको नहीं रोक सकते, पूरे विश्व में आपको वैक्सीनेशंस और बाकी सारी जो चीजें हैं वो करना होगा। तो कुछ इस तरह की चैलेंजेस है ना, जरूरी होती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें साथ में ही निपटा जाए, तभी हम कर सकते हैं, साथ मिलकर हमें काम करना होता है। एंड सेकंड इज ग्लोबल वार्मिंग। आप सोचो कि नहीं केवल हम जो है वह CO2 और बाकी सारी चीज़ों का हम अपने एकदम बैलगाड़ी से चलते हैं, गाड़ियां जो है वह घर में रखवा देते, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी देश जो है वह उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, उनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वह बढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण हो रहा है। तब ऐसे में पॉसिबल नहीं है, ऐसे में संभव नहीं हो पाता कि केवल, अब जैसे वही बात है, घर में 10 मेंबर्स हैं, आप सोचो कि नहीं केवल हम जो है वह इस घर में शांति रख लेंगे, आप एकदम शांत बने हुए, लेकिन उसके बाद भी जो घर में बाकी लोग जो महायुद्ध मचा रहे उसको रोक पा रहे हैं? आप नहीं रोक पा रहे, क्यों? तो यहाँ पर समथिंग के लिए ज़रूरी है, कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट जो आपसे संभव ना हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ बाकी लोगों को भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना। तो ज़रूरी है कि सबका इसमें सहयोग हो, और ठीक वैसा ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना चाहिए, तभी जाके आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्जिंग हो जाएंगे, समुद्र के अंदर डूब जाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर एक साथ आए। ग्लोबल वार्मिंग, अब जैसे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सभी के लिए ग्रीन हाउस को इंग्लिश में भी आप हरित गैसें भी लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस है इसका उत्सर्जन को कम करना,
है ना, ग्रीन हाउस जो गैसेज है इसके उत्सर्जन को कम करना, ये सभी के लिए जरूरी है। तो बेसिकली एक प्रभावी समाधान जरूरी है इन सभी के लिए, और प्रभावी समाधान के लिए जरूरी है कि सब साथ मिलकर चले। आया क्लियर हुआ बच्चों? इसको क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कि एक अगली बात इसमें यह कही जा रही है कि कुछ बातों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साथ में आना पड़ता है। लेकिन हमने सच में जो साथ में आने के लिए, कॉपरेशन के लिए जो नियम बनाए हैं और जिनका पालन होता है, जैसे कि हमने कहा कि हमें ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वह इस समय तक इतना कम करना है, कितने देश उस बात को मानते होंगे? कभी मान लीजिए अमेरिका का मूड हुआ, उस चीज़ से ही हट गया, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड संधियां थी उनसे हट गया, ताकि उसको फॉलो ना करना पड़े, उन चीज़ों को, बाध्यताओं को ना, किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ के आगे बढ़ गया कि नहीं हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम तो ये करेंगे। तब ऐसे में क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है कि आप दो चीज़ों के बीच में वेरिएशन देखते हैं। IAS बनना है, हम 18 घंटे पढ़ेंगे, एक्चुअल चीज़ देखो कितना पढ़ते हो, 4 घंटे, मान लीजिए कभी 5 घंटे। अच्छा ये देखो कि मान लीजिए आपने हर 10-15 मिनट में 10-15 मिनट के लिए फ़ोन देखा, और ये जो क्रम है वो तब तक चला जब तक कि आप सो नहीं गए। सोते सोते भी जब तक नींद नहीं आ रही, आप किताब नहीं है, फ़ोन देखे जाते हैं। सो के भी सबसे पहले जब आप उठे तब भी आपने फ़ोन देखा। आप अपना कितना टाइम उसमें दे रहे हैं और आप एक्चुअल चाह क्या रहे हैं? आप सोचो कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगी, बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ूंगा, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल? तो अपनी वास्तविकता को जरूर देखो। ज्यादातर बच्चे भ्रम में रहते हैं कि हम सच में जो चाह रहे हैं। अगर आप, ऐसा लग रहा है ना आपको कि आपकी तैयारी का वो स्तर नहीं है, आप उतना नहीं कर पाते हैं, अगर आप नहीं तरीके से पढ़ पा रहे हैं, उतना डेडिकेशन UPSC के लिए नहीं दे पा रहे हैं, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए बच्चों। 10 लाख बच्चे अगर मान लीजिए फॉर्म दे रहे हैं, 1000 सीट है, बढ़ थोड़ी जाएंगे, है ना, 1000 है, उसी पे स्ट्रगल है, उसी पे सभी बच्चों को कंपटीशन। तो वास्तविक रूप से देखो, मुझे लगता है कि शायद 1 लाख या फिर 50,000 ही बच्चों को जिनके बीच में असली कंपटीशन रहता है, उसमें भी जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो भी दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपका लेवल यहाँ पर कहाँ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, केवल हम दिखावा मात्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आपको सिविल सर्विस को नहीं करना चाहिए। एक लंबी प्रक्रिया है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल फ्रस्ट्रेशन में अपने 3-4 साल निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा वास्तविकताओं से करना जरूरी है। और वही वास्तविकता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम देख लेते हैं एक बार, कि बेसिकली यहां पर 2 बातों का अंतर है। अनफॉर्चुनेटली सहयोग की जरूरत को पहचानना। नेक्स्ट क्या है? UN में सहयोग की जो जरूरत है, सहयोग की जरूरत को पहचानना। ठीक है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो जरूरत है वो पहचानी जाए कि आखिर हमें सहयोग किस किस क्षेत्र पे करना है। सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच सहयोग करना, और सचमुच सहयोग करना, दोनों अलग अलग हैं। और सचमुच सहयोग करना, है ना, ये दोनों कैसी बातें हैं? बहुत अलग है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सो रिकॉग्नाइजिंग नीड ऑफ कॉपरेशन एंड एक्चुअली कॉपरेशन, नीड ऑफ कॉपरेशन एंड एक्चुअली कॉपरेशन, नीड ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, एंड सचमुच एक्चुअली में वो चीज होना। ये क्या है? दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ये दोनों कैसी बातें हैं बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। अब जैसे कि मान लो हमें सहयोग करना है, ठीक है, तब इस पे ये भी हमें डिफाइन करना होता है कि आखिर सहयोग के क्षेत्र क्या होंगे। विभिन्न देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ में आए हैं किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए, तो इनके बीच में एक सहयोग का बेहतर तरीका क्या होगा? कई तरीके हो सकते हैं, हो सकता है सभी उस पर सहमत ना हो। तो सहयोग का बेहतर तरीका कौन सा हो, ये बात भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो इसमें पहचानने की वो ये है कि अगर आपने सहयोग का कोई बेहतर तरीका ही देख लिया है, तब यहां पर सहयोग में जो लागत आएगी, है ना, सहमति के बाद सहयोग के लिए कहा कि चलो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे और इसके लिए इतनी लागत आएगी, इतने करोड़ या इतने हजार करोड़, अब उसका वहन कौन करेगा? ठीक है, तो सहयोग के लिए जो लागत आएगी
लागत का भार कौन उठाएगा? किसी एक देश पे थोप दो आप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ सही रह पाएंगे? का भार कौन उठाएगा? ये एक बड़ा मुद्दा हो गया। और तीसरा मुद्दा इसमें ये हो गया कि चलो भाई लाभ हो गया किसी संधि से, सहयोग से, तो इसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण वितरण कैसे होगा? तो सहयोग से जो लाभ हुआ उसका न्यायोचित वितरण कैसे होगा? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ठीक है, एक जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ठीक है, तो एक तरीका क्या हो, यहां पे आपको तरीका याद रखना है, यहां पे आपको लागत को याद रखना है और यहां पे आपको न्यायोचित वितरण को याद रखना है। तो यहां पर देखो कॉस्ट हो गया, ठीक है, शेयर्ड प्रॉपरली, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इन सभी चीजों के लिए क्या होना चाहिए? इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं कि भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता किया, या फिर 5 देशों ने इस तरीके के समझौते किए, अग्रीमेंट में ये 10 पॉइंट जो है वे शामिल है। अगर इस 10 पॉइंट पर आपकी सहमति बनती है तो अच्छी बात है, सहमति नहीं बनी, हमारा समझौता रद्द हो गया। तो हम इन सभी बातों के लिए क्या करते हैं? प्रॉपर अग्रीमेंट करते हैं। क्या किया हमने यहां पर? समझौता करते हैं। समझौते में सारी जो शर्तें हैं, कंडीशंस है, शर्तें तय होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम इन सभी चीजों को करते हैं कि, और इसलिए करते हैं इस तरह के अग्रीमेंट, क्यों करते हैं? ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। अग्रीमेंट क्यों करते हैं? ताकि कोई जो है वह चीट ना कर पाए, इसको जो रूल्स बने हैं उसको ब्रेक ना कर पाए। ठीक है, इसके लिए जरूरी होता है कि हम कोई संधि या समझौता सभी सदस्य देश जो है वह आपस में मिलकर कर लेते हैं। और अब इसमें लास्ट जो टॉपिक है, ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो ये बचता है, इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, इससे पहुंच जाना केवल EIFF। ठीक है, अब लास्ट इसमें पॉइंट है अमेरिका का वर्चस्व, कि बेसिकली देखो एक चिंता ये है कि अगर अमेरिका जो है ये एक विजेता की पोजीशन में है, ठीक है, अमेरिका कैसी पोजीशन में है? विजेता, कि ये पूरे विश्व में इसकी जो एक छवि बन चुकी है, क्या ये चिंता का विषय है? तो अगर हम यूएन में, क्या है कि यूएन में अगर सभी सदस्य देश हैं, ठीक है, सभी देश इसमें हैं, मान लीजिए सभी सदस्य देश, तो अब किसी एक की तो चलेगी नहीं, सभी सदस्य देश हैं, तभी क्या करेंगे? अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं कि अपना वर्चस्व थोड़ा सा कम रखे। क्या अपने अकॉर्डिंगली ये नीतियां सभी पर लागू कर सकता है? अपने हितों के लिए सभी पर नीतियां लागू कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि यूएन में सभी सदस्य देश जो शामिल है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की यह महत्वपूर्णता है। तो एक चिंता क्या हुई कि अमेरिका विजेता है या फिर जो पश्चिमी देश हैं वो ज़्यादा इस पोजीशन में है, ठीक है, कि वो प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या इनकी जो विक्टोरियस पोजीशन हो सकती है, इसको एक तालमेल बैठाने के लिए, यूएन के साथ संवाद करने के लिए बहुत जरूरी है। सदस्य देशों का है ना, तो इस तरह के जो वर्चस्व है इस पर क्या लगा रहता है? अंकुश लगा रहता है, लिमिट तय हो जाती है थोड़ा सा कि हम यहां तक आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकते। तो एक लिमिट सेट करने का काम इस तरह के संगठन कर सकते हैं। आगे समझ में कि आखिर हमें जरूरत क्यों है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। कुछ पॉइंट्स देखे हमने कि सभी का सहयोग होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये महत्वपूर्ण बहुत है, वो है क्या? वो है क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाया करो बच्चों, याद किया करो, सीरियस लिया करो, क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखा करो, ये बहुत हेल्पफुल होंगी। ये सभी क्लासेस आपको मेंस को समझने के लिए, प्रीलिम्स को समझने, हाँ पढ़ना कंटिन्यूटी डेफिनेटली टफ होती है, बट अगर इतना सरल होता तो सब ना यूपीएससी कर लेते। कितने बच्चे आपके चारों तरफ होंगे जो सेलेक्टेड है? बहुत कम दिखते होंगे। ऐसा क्यों है? क्यों है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन इतना आसान नहीं होता करना। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। तो अभी हम पहले हम बात करेंगे अब
कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका इवोल्यूशन जो है वह कैसे हुआ, विकास की बात करते हैं। संयुक्त क्या संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू से था, यही संस्था थी, या किसी और कोई और संस्था ऐसी है जो इसका पेरेंट या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये किसी का उत्तराधिकारी संस्था के रूप में आया? तो बेसिकली इसका जो विकास है, इसका जो इवोल्यूशन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। देखो, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब पहले विश्व युद्ध ने, आपने पहला विश्व युद्ध सुना, कब से कब तक हुआ बताइए जरा। तो बच्चों, पहले विश्व युद्ध ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया, पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध ने जब पूरे सारे देश जो हैं वे आपस में लड़ गए, ठीक है, और इसने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि अगर पूरे विश्व में इस तरह का कोई संगठन होता जो कि आपस में संधि समझौते करा देता, उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स थे, जो विवाद थे, उसको हल कर देता, तो शायद उन्हें बैटलफील्ड तक पहुंचना ही नहीं था, है ना। तो वही बात हो गई, जो इज बेटर देन वॉर। तो यहाँ क्या होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि विश्व में कोई इस तरह का संगठन होना चाहिए जो बातचीत करवा दे। सो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ, इनकरेज हुआ, इनकरेजमेंट मिला, आवश्यकता महसूस हुई, बेसिकली आवश्यकता महसूस हो गई कि झगड़ों के निपटारे के लिए, झगड़ों के निपटारे हेतु या मध्यस्थता हेतु कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हो। अब इसका परिणाम आया, जब इस आवश्यकता को समझा गया तब लीग ऑफ नेशन का विकास हुआ। इसका रिजल्ट क्या था, इस आवश्यकता का परिणाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। और ये वही लीग ऑफ नेशन है जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके बाद यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये इसी का सक्सेसर आएगा, इसी के उत्तराधिकार के रूप में आएगा, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो संस्था है, इसका विकास हुआ, ठीक है। अब देखो कि बेसिकली इसको शुरुआती सफलता तो मिली, लेकिन ये भी क्या हुआ बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा। लीग ऑफ नेशन शुरुआती सफलता मिली, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरे विश्व युद्ध, तीसरा हुआ नहीं है ना। दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेके 1944-45 तक चला था, तो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल था। तो हमें लग तो रहा था कि पहले के बाद कि शायद हम रोक लेंगे, लेकिन जब रोकने को नहीं रोक पाया सेकंड वर्ल्ड वॉर को, तब क्या हुआ, तब इस पे एक प्रश्न चिन्ह उठ गया। तब इस पे क्या हुआ, एक प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या जिसकी कल्पना हम कर रहे थे, हम उसका डेवलपमेंट कर पाए, हम ऐसी संस्था बना पाए। और अगर ये अफेक्टिव होता, अगर ये प्रभावकारी होता, तो कैसे ना विश्व युद्ध रुक जाता। बट अब ये क्या था, सक्षम नहीं था, इसकी असफलता लोगों को दिख गई। और ऐसे में 1945 में लीग ऑफ नेशन की उत्तराधिकारी संस्था के रूप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, जो यूएन है, ये संस्था बनी। सो बेसिकली क्या था, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संस्था। लीग ऑफ नेशन की क्या है बच्चों, एक उत्तराधिकारी जो संस्था है वह देखा जाता है, सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, यूएन। क्लियर, उत्तराधिकारी संस्था के रूप में आया। अब देखो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, कुछ हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। यूएन के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य वही जो हमने शुरू में देखे,
उद्देश्य क्या होंगे यूएन के, जो हमने शुरू में देखे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, युद्ध और शांति के लिए, मध्यस्थता के लिए, विवादों के निपटारे के लिए, वही सारी चीजें लिख लो। सबसे पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, विवादों को सुलझाने के लिए विवादों का निपटारा, ठीक है, विवादों का निपटारा, और ये जो निपटारा है ना, ये भी कैसा हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए। शांतिपूर्वक जो एक हल है वो विवादों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि विवाद ना हो, डेफिनेटली होंगे, बट बस शांतिपूर्वक जो हल है वह इसका निकल जाए। लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाए, अब देखो, लेकिन अगर क्या हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, मान लो हल नहीं निकल पाया, युद्ध छिड़ गया, तब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे भी यूएन की भूमिका, ये नहीं कि नहीं आप छोड़ दो, अब जो भी युद्ध की परिणति होगी वही पहुंचा जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करना। तो युद्ध छिड़ जाए तो सीमित करने की कोशिश करना, यहां भी यूएन जो है वह कहता कि चलो भैया अभी रुक जाओ, सीमित, युद्ध छिड़ जाए तब भी उसे सीमित करने का प्रयास करना। और सबसे लास्ट इसमें है कि युद्ध किस कारण हो रहे हैं, कोई ना कोई एक उसमें अभाव रहा होगा, सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव, और अगर इसे प्रमोट किया जाए, क्यों यूएन की बहुत सारी संस्थाएं केवल युद्ध रोकने से नहीं रोकेगा, बल्कि उन्हें आपको थोड़ा सा विकास और इस तरह की रचनात्मक चीज़ों में बढ़ावा देना हो कि देश उस काम को करने में बिजी हो जाए ताकि युद्ध पे कम ध्यान जाए और जो अभाव वंचना थी उससे निपट सके। तो जिस कारण युद्ध हो रहे हैं उस कारण को निपटाने का प्रयास करना। सो युद्ध का कारण क्या है, सामाजिक आर्थिक अभाव। सामाजिक आर्थिक अभाव अगर युद्ध का कारण है तो इसके विकास की संभावनाओं का पता लगाना, इसके विकास की संभावनाओं को बेहतर बनाना, सभी देशों का सामाजिक आर्थिक विकास करना, और इसके लिए बहुत सारे जो संगठन है यूएन के वह काम कर रहे हैं। समझ में आया? अगर सबसे पहली बात है झगड़े को रोकना, विवादों का निपटारा करना, झगड़े को रोकने का प्रयास करना, विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक तरीके से करना, फिर भी नहीं हो पाया, युद्ध छिड़ जाए तो सीमित करना, और चूंकि एक युद्ध का कारण हो सकता है कि सामाजिक आर्थिक अभाव हो, उस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी संभावनाओं के लिए कुछ संस्था का विकास करना जो कि काम करे इसके लिए। आया समझ में? फिर से देख लो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, एक आवश्यकता महसूस हो जाती है कि झगड़ों के निपटारे के लिए कोई संगठन हो, और इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन आया। बट जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में असफल रहा तब इसके एक सक्सेसर के रूप में यूएन आता है, और तब यूएन 1945 में इन उद्देश्यों के साथ आता है जो कि हमने देखा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम वर्तमान देखें, आप देखेंगे कि यूएन की साइट्स पर भी आपको 193 जो सदस्य देश हैं वह दिखाई देते हैं, 193 सदस्य देश। बाकी आप देख लेना, शायद 195 शायद पैलेस्टीन, या फिर देख लीजिएगा ये फैक्ट, जो भी करंट अफेयर का फैक्ट है ना, 195 आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं, तो उसके लिए ये आपका करंट अफेयर का रहेगा, बेसिक मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आपको देखना है। अब देखो बच्चों, ये 193 मान लीजिए अगर फिलहाल के समय में आपको देखने को मिलते हैं, यूएन की साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। और एक फैक्ट मैं आपको बताती हूं जो कि यूपीएससी ने भी पूछा था, एक फैक्ट देखो, ये फैक्ट है कि ऑल यूएन मेंबर स्टेट आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स are member of जनरल असेंबली। देखो, ये सभी बातचीत के लिए यूएन की एक संस्था है जिसे कि क्या कहा जाता है, आम सभा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होंगे वो सभी जनरल असेंबली के भी सदस्य होंगे। ये फैक्ट यूपीएससी ने, और कई बार इस तरीके से भी फैक्ट यूपीएससी ने पूछे कि क्या जो यूएन के मेंबर्स होंगे या जो जनरल असेंबली के सदस्य होंगे वो सभी आईएमएफ के सदस्य होंगे, है ना। तो अभी हम इसकी जब संस्थाएं पढ़ेंगे कि यूएन की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग काम कर रही हैं, तब हम देखेंगे कि उसमें हम आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, इन सब की बात करेंगे। तो यूपीएससी ने इस तरह के फैक्ट पूछे हुए हैं कि क्या अगर एक
यूएन के मेंबर है तो अपने आप बाकी सबकी मेंबरशिप मिल जाएगी या उसके लिए कोई शर्तें लागू हों? ठीक है, अब देखो अगर हम यूएन आम सभा की बात करें तो यूएन आम सभा में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। यूएन संयुक्त राष्ट्र है ना, यूएन आम सभा में ऐसा नहीं है कि किसी देश को ज्यादा वोट है। यूएन आम सभा में एक जो सदस्य देश है उसका एक ही वोट होगा, एक सदस्य देश का एक जो वोट है वह होगा। ठीक है, अब चलो यूएन के थोड़े से मेंबर्स समझ लेते हैं। हो गया बच्चों, इतना हो गया, आगे चलें। चलिए तो हम यूएन के सदस्यों की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल कितने सदस्य हैं? कुल 15 सदस्य हैं। और ये भी स्ट्रक्चर यूपीएससी ने पूछा हुआ है, कई बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज मैं क्वेश्चन को शामिल नहीं कर पाई। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा पिछले 4-5 साल के पेपर देखना और उसमें ये देखना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चंस आते तो है पर उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो कभी कभी करंट अफेयर से भी आ जाते हैं, पर करंट अफेयर के साथ साथ समटाइम्स क्या होता है कि एक आध फैक्ट बेसिक का हो जाता है और अगर आपको बेसिक का वह फैक्ट नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाते क्वेश्चन। अब इस 15 सदस्य में से देखो 5 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कि परमानेंट मेंबर कहा जाता है, स्थायी सदस्य कहा जाता है। परमानेंट मेंबर्स है ये, एक बार सदस्यता मिल गई। कैसे सदस्य हैं ये? स्थायी है। और स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। और दूसरा हम देखेंगे कि जो इसमें 10 सदस्य हैं वो कौन से होंगे? अस्थायी सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे? अस्थायी सदस्य होंगे, नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर। और 1991 के बाद एक सबसे बड़ा जो सुधार लोग चाहते हैं वह इसी सदस्य संरचना में चाहते हैं, स्पेशली कि आखिर आपने स्थायी सदस्यों को इतना फिक्स क्यों कर रखा है? क्या इन 50-70 वर्षों में किसी देश ने कोई तरक्की नहीं की कि वह स्थायी सदस्य में अपनी सीट हासिल कर पाए? तो यूएन सदस्य में देखो जो 5 सदस्य बच्चों, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। ठीक है, ये 5 मेंबर्स जो हैं, और जानते हो इनको किस बेस पे सेलेक्ट किया गया था दैट टाइम? कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये देश ऐसे थे जो कि परमाणु शक्ति से संपन्न थे या फिर सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इनको सेलेक्ट उस वक्त इस बेस पे किया गया था क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे ज्यादा ताकतवर देश थे, सबसे ज्यादा उस वक्त ताकतवर थे। ठीक है, अस्थाई की बात करें, अस्थाई के बारे में कुछ इंडिया से रिलेटेड जो फैक्ट है बच्चों वह देख लेना। अस्थाई सदस्य जो है, सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अस्थाई सदस्यों की अगर हम बात करें तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। 2023 में अल्बानिया और ब्राजील हैं, 2023 में अल्बानिया एंड ब्राजील को चुना गया। ठीक है, इसके अलावा भारत की जब हम बात करेंगे स्पेशली, तो देखो बच्चों भारत अब तक 2021 तक 7 बार और 21 के बाद जो है वह 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। 8वीं बार अस्थायी सदस्यता जो है वह इंडिया को मिली। ठीक है, अब देखो बच्चों 21 तक हो गया कि 8वीं बार, लेकिन अब जो मूल प्रश्न चिन्ह बना हुआ है या सबसे बड़ा कंसर्न है वह है कि भारत को स्थायी सीट क्यों नहीं दी जा रही है। तो हम जब यूएन के सुधार की बात करें और इंडिया का कौन से देखते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा कि भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक और बात देखो कि यूएन का जो एक प्रधान प्रतिनिधि होगा, प्रधान प्रतिनिधि,
ठीक है। ये कौन होगा? महासचिव। महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। साथ ही बच्चों इस बात को भी याद रखना कि ये 9वें भी थे और 10वें भी थे, दूसरा कार्यकाल जो है ये पूरा कर रहे हैं। और अब ये जो दूसरा कार्यकाल है जनवरी 2022 से शुरू हुआ, जो कि 31 दिसंबर 2026 तक जाएगा। और ये एंटोनियो गुटेरेस का क्या है? दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। तो पहला कार्यकाल कब से कब तक था वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर अपडेट करके कि अब जो है ये अपने दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो 9वें भी थे, ये इनका बेसिकली यूएन के 10वें महासचिव होंगे। तो यूएन का दूसरा कार्यकाल जो कि एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल जो कि जैन 2022 से शुरू हुआ और ये जो है वह दिसंबर 2026 तक रहेगा। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पर हमने मेंबर्स की बात कर ली और जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हेड थे, रिप्रेजेंटेटिव हेड की बात कर ली कि सबसे मुख्य यहां पर जो होगा वह कौन होगा? महासचिव होगा। हो गया क्लियर इतना? अब हम आगे चलेंगे कि आखिर यूएन का स्ट्रक्चर और एजेंसीज क्या है। क्लियर हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, हमने यहां पर सदस्यों की बात कर ली और प्रधान प्रतिनिधि की बात कर ली, रिप्रेजेंटेटिव हेड की बात कर ली। क्लियर इतना? अब एक और बात देखो कि बेसिकली यूएन जो है, हम संयुक्त राष्ट्र बार बार जब बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वह शामिल है जो कि साथ में मिलकर काम करती हैं। तो बेसिकली यूएन स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज पर हम एक बार बात कर लेते हैं। यूएन स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज, ठीक है। संरचना और एजेंसीज जो है वह इसमें कौन कौन सी? यूएन की संरचना में मेंबर्स वगैरह की बात होती है। अब हम कुछ एजेंसी की बात करेंगे। तो इसमें पहले देखो जनरल असेंबली होगी, आम सभा जिसे हम कहते हैं, आम सभा। वही हमने देखा कि जो भी यूएन का मेंबर होगा वह आम सभा का मेंबर होगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो जनरल असेंबली है इसका मेन काम क्या होगा? जनरल असेंबली का मेन काम होगा युद्ध व शांति जो है इसको बनाए रखना, इस पर चर्चा करना। युद्ध व शांति पर चर्चा। और युद्ध व शांति पर चर्चा के लिए एक और संस्था होती है जिसे कि कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में भी इन्हीं सारे मुद्दों पर, इन सभी संस्था के बारे में अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है वह बॉक्स बनाकर दी हुई है, देख लीजिएगा इसे, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है। विश्व में स्वास्थ्य को लेकर नीतियां बनाना विश्व स्तर पर। इसके अलावा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। इसके अलावा यूनिसेफ आपने सुना होगा, यूनिसेफ है ना। यूएन, देखो यूएन हर जगह जहां पे भी यूएन लिखा है ना, यूएन का मतलब तो सीधे सीधे हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हर एक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद उसका नाम है डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम, ठीक है। विकास कार्यक्रम, आगे केवल यूएन विकास कार्यक्रम। आप ऐसे भी याद, मतलब जैसे भी याद करना चाहें वैसे कर लो। तो आप इसको यूएन बाल कोष भी याद सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूएन बाल कोष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हिंदी, वैसे हिंदी में ही करोगे तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया इस संस्था का। अब देखो इसके अलावा यूएन शरणार्थी उच्चायोग भी है। यूएन का शरणार्थी को लेकर जो नीति बनाता है विश्व में, शरणार्थी उच्चायोग भी है, ठीक है। शरणार्थी उच्चायोग भी है।
और इस तरह के कई कन्वेक्शन भी मिल जाते हैं आपको। UNHCR होगा ये, UNHCR। इन सभी संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे बच्चों। इसके अलावा देखो ह्यूमन राइट भी है, UN ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, UN ह्यूमन राइट कमीशन। तो UN ह्यूमन राइट मानवाधिकार आयोग, याद रहेगा, मानवाधिकार आयोग। हिंदी इंग्लिश दोनों में करना। शॉर्ट टर्म समटाइम्स क्या होता है कि केवल आपको ये लिखा मिल जाता है, या फिर UNHRC का यूपीएससी केवल यू को यू लिख देगा, हिंदी में केवल ट्रांसलेट कर देगा, पूरा नाम नहीं लिखेगा। तो आपको इन संस्थाओं का बच्चों ये शॉर्ट भी याद कर लेना है, फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, हिंदी भी याद कर लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पर जो UN का मानवाधिकार कमीशन है, ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों के लिए अवेयरनेस और भी कई जो काम है वह करेगा मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार कमीशन। इसके अलावा आपने यूनेस्को को आप जानते ही होंगे, ठीक है, यूनेस्को, UN संयुक्त राष्ट्र हो गया। इसके अलावा देखो शैक्षणिक सामाजिक, शैक्षणिक संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, ये इसके लिए प्रयास करेगा पूरे विश्व में। सांस्कृतिक संगठन, आगे UN है, UN रख लो, संयुक्त राष्ट्र रख लो, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। क्लियर? एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अपने अलग अलग जो काम हैं वह ये संस्थाएं करती रहती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, UN का स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा एक जो पेज है उसमें आपको समझाया गया है, पूरे स्ट्रक्चर को बताएगा कि कौन सी संस्था किससे जुड़ी है, किसके क्या क्या मुख्य काम है। तो ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और इसके जो इंपॉर्टेंट अंग है तो आपको इसमें पढ़ लेना है कि जैसे सुरक्षा परिषद है, तो अब सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य, इसकी हम बात कर चुके हैं। और इस 15 में से भी 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य है, ठीक है, ये हो गया। अस्थायी सदस्य जो है वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। निर्णय जो है वह इसके सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। एंड देन नेक्स्ट देखो कि इसके सहायक निकाय में क्या कहेगा, सैन्य समिति है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, शांति संस्थापक अभियान है, मिशन है, ये सब इसके से जुड़े हुए सहायक निकाय होंगे, है ना। संबंधित संगठन क्या होंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं समटाइम कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा है, IAEA है, ये किससे संबंधित है, तो सुरक्षा परिषद से संबंधित है, ठीक है। ये आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। आम सभा के लिए तो है ही जनरल असेंबली, जिसकी हमने बात की थी कि जो भी मेंबर UN का होगा वह जनरल असेंबली का भी सदस्य होगा। तो ये सुरक्षा परिषद और उस जनरल असेंबली के लिए, दोनों के लिए। तो देखो जनरल असेंबली की अगर हम बात करें, इसमें 193 सदस्यों का प्रतिनिधि है, 193 सदस्य देश जो है अभी इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की इसकी जरूरत होती है। तो प्रमुख निर्णय के लिए जरूरत होती है कि आम सभा में जो निर्णय है वह 2/3 बहुमत से लिए जाए, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इसके कार्यक्रम और कोष क्या है, जैसे कि आपने अंकटाड सुना होगा, अंकटाड कौन कौन सी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता है, इसके लिए आप पूरा एक लिस्ट जो है वह प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत सारी चीजें, देखो यही होता है कि आपने एक पूरा बेसिक इसका पढ़ लिया और सभी का करंट अफेयर कर लिया, तो आपका एक बहुत अच्छा सा जो टॉपिक है वह तैयार हो गया। ऐसे सोचो छोटे छोटे करके आप कितने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लोगे। और अगर आपने इट्स इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, पीटी मेंस में उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तब तो आपका हो जाना है ना। कौन सा 100% पे सिलेक्शन हो रहा है। तो जो भी टॉपिक बच्चों आप कर रहे हैं उस टॉपिक को पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से करो, ठीक है। अब जैसे कि पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें, पर्यावरण कार्यक्रम है ना, यूनेप वगैरह ये सब जुड़े हुए हैं। सचिवालय की बात करेंगे, जो इसका सेक्रेटरिएट होता है। अन्य प्रमुख संस्थानों के कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है और इसका प्रधान होगा, सचिवालय का कौन होगा प्रधान, महासचिव। महासचिव जो इसका प्रधान होगा, ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें कि 15 न्यायाधीश होंगे जिनका चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। देखो अब इसमें जो है वह 15 न्यायाधीश होंगे। और अभी आप भारत में बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या भारत की तरफ से कोई न्यायाधीश गया, इसको सर्च करने की कोशिश करना, आपको मिल जाएंगे नाम, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा देखो सहायक निकाय की हम जब जनरल असेंबली की बात करते हैं तो कुछ समितियां बनेंगी, जैसे कि हम रासायनिक हथियार निषेध के लिए संगठन की बात करें, इससे जुड़ा हुआ है। आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, तो इसमें कुछ क्षेत्रीय आयोग भी होंगे। आर्थिक आयोग है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियाई के, ठीक है। सामाजिक आयोग है एशिया प्रशांत पश्चिम एशिया,
संबंध संगठन में देखो एक व्यापार संगठन जो विश्व व्यापार संगठन WTO की बात हो रही है। विशेष कार्यों के लिए भी आयोग अलग से बना हुआ है, मानवाधिकार के लिए, क्योंकि आर्थिक और समाज की बात हो रही है ना, तो आर्थिक के लिए भी बना है। समाज में अगर हम मानवाधिकार की बात करें, मानव द्रव्यों जो मादक द्रव्य है उसके टिकाऊ विकास की बात करें, महिलाओं की स्थिति की बात करें, वो सारी चीजें भी इसमें शामिल हो गई। ठीक है, अब देखो एक इसमें न्यासिता परिषद होती है, और ये न्यासिता परिषद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इससे कौन कौन सी एजेंसियां जुड़ी हुई है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो आर्थिक और सामाजिक परिषद, इन सब की बात करेंगे तो एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि वित्तीय सहायता के लिए ILO है, श्रम संगठन है, कृषि संगठन है, यूनेस्को है, WHO, IMF, IMO, ITU है ना। तो ये सारे संगठन जुड़े। अब देखो इन सब का इतना सारा मैटर है करंट अफेयर में पढ़ने के लिए, पढ़ो तो एक बार मुझे लग रहा 5-10 घंटे लगा दोगे, लेकिन हाँ आपके पास इतने अच्छे जो नोट्स है वह तैयार हो जाएंगे, केवल आपको प्रीलिम्स और मेंस के पहले उसको पलटने की जरूरत होगी। तो ऐसे ही बच्चों आप हर टॉपिक को तैयार करें, हर टॉपिक को। आप देख रहे हैं इतने सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, आप पे खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी स्टडी सही चल रही है। यही एक तरीका होता है। तो साल भर बस यही डेडिकेशन, यही मेहनत, यही कॉन्टिन्यूटी आपको दिखानी होती है। तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए तो हमने देखो अब तक बात की कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, सदस्यों की बात कर ली, युद्ध व शांति की चर्चा की बात कर ली, और इसकी संरचना और इसके जो प्रमुख अंग है उसकी बात कर ली। अब नेक्स्ट हम आएंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की क्या जरूरत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में विकास हो गया, संगठन क्यों चाहिए, शीत युद्ध के बाद के सुधार। तो हम इन सुधारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रक्रियाओं में सुधार और UN का जो न्यायाधिकार है किस तरीके से इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखो शीत युद्ध के बाद आखिर सुधार की जरूरत पड़ी क्यों, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। तो कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, बहुत जरूरत हो जाती है उसमें कि जब समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, तब उसमें कुछ चेंजेस किए जाए, है ना। तो ऐसा एक्सपेक्टेड हो जाता है किसी भी संस्था से। अब देखो UN भी इसका क्या एक्सेप्शन तो है नहीं कि नहीं भाई एक बार UN का जो स्ट्रक्चर बन गया, जो नियम बन गए, जो सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड हो गई, अब उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाल ही के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए काफी सारी आवाजें उठी, और विश्व स्तर पर देखो सबसे ज्यादा जो मांग उठ रही थी वह थी रिप्रेजेंटेशन को लेके कि UN जो संस्था है उसको कैसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। अब बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं थी। अब ये पता तो था कि हमें ये करना है, लेकिन कैसे ये नहीं पता था। ठीक वैसे ही जैसे कि आप IAS तो बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे ये नहीं पता, क्या करोगे ये नहीं पता, कितना पढ़ना है ये नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर बस ऐसी ही बात थी कि प्रकृति क्या हो, नेचर क्या हो, ये नहीं पता था हमें। UN के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों की जरूरत थी, है ना। चलो हम इसको समझते हैं कि किस तरह के। संयुक्त राष्ट्र में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर क्या है कि शीत युद्ध के बाद मतलब किस तरीके से रिफॉर्म्स की जो है वह डिमांड आई। आवश्यकता क्यों थी ये तो हमने समझ लिया, आवश्यकता क्योंकि समय बदला, जरूरत थी। और 2 तरह के जो सुधार है वह बेसिकली क्या थे, अपेक्षित थे। ठीक है, 2 तरह के जो सुधार है वह अपेक्षित थे। अब इन 2 तरह के सुधारों में था, एक तो था कि इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है उसमें चेंजेस लाए जाएं। ठीक है, तो पहला जो सुधार था वह ये था कि जो संगठन की बनावट और प्रक्रिया है, संगठन की बनावट और प्रक्रिया, संगठन की बनावट और प्रक्रिया, ठीक है, इसमें सुधार हो। तो यहां पे क्या है बच्चों, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज हो जाए। ये पहले तरह का सुधार था जो कि अपेक्षित था। अब दूसरा एक सुधार जो समझ में आता था कि ये भी इसमें चेंजेस जो है, रिफॉर्म्स जो है वह होने चाहिए, ये थे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि आखिर UN के न्यायाधिकार में जहां पर वह न्याय कर सकता है, कौन से मुद्दे आए, कौन से मुद्दे ना आए, किन मामलों को लिया जाए। सो बेसिकली इसका जो न्यायाधिकार था
ज्यूरिसडिक्शन था न्यायाधिकार, है ना, जो इसका ज्यूरिडिक्शन था, न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा, आने वाले मुद्दों की समीक्षा। तो आपको ऐसे वर्ड याद रखने हैं, एक तो ज्यूरिडिक्शन स्ट्रक्चर, ज्यूरिसडिक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चेंज। अब देखो, अब आखिर इसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे उसकी बातें हम करते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे, तो संगठन की बनावट और प्रक्रिया में बेसिकली क्या हमें चेंजेस चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसकी जो सदस्य संरचना थी ना, उसमें बदलाव किया जाए, है ना। तो इसमें पहला क्या था, इसमें फर्स्ट था सुरक्षा परिषद में बदलाव, सुरक्षा परिषद में बदलाव, है ना। और इसकी क्या बदलाव हो, इसके लिए समीक्षा करना, इसके लिए समीक्षा करना। दूसरी बात थी कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्य थे, स्थायी व अस्थायी सदस्य थे, इसकी सदस्य संख्या में बदलाव, ठीक है, इस सदस्य संख्या में बदलाव, ये बहुत जरूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है, कि आप 50-60 साल पुराना जो सदस्य संख्या है वह बना रखे हो, अब इसको चेंज करो। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कई देश चाहते थे कि उन्हें क्या मिले, इसमें स्थायी भागीदारी मिले, स्थायी सदस्यता में जो हिस्सा है वह मिले। हाल ही में हम देखें तो कि ब्राज़ील है, जापान है, कई ऐसे देश हैं जो अपनी प्रबल दावेदारी चाहते हैं कि स्थायी सदस्य की सदस्यता उन्हें मिले। भारत भी, है ना, भारत भी चाहता है और इसके दावेदारी के कुछ आधार हैं। इसके अलावा अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश चाहते थे कि जो यूएन का बजट की प्रक्रिया है, यूएन की जो बजट प्रक्रिया है, जो इसका प्रशासन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, प्रशासन में सुधार हो, प्रशासन में सुधार हो। तो ये कुछ ऐसे बदलाव थे मेन जो चाह रहे थे, ठीक है। अब देखो कि जब हम न्यायाधिकार की बात करेंगे तो न्यायाधिकार में सबसे पहली बात ये थी कि आखिर किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, किन मुद्दों को यूएन में प्राथमिकता दे, यूएन प्राथमिकता दे, ठीक है। दूसरा इसमें ये कि क्या केवल शांति व सुरक्षा के लिए केवल शांति व सुरक्षा के मुद्दों को देखें। कुछ लोगों का मानना था कि केवल ऐसा करो, केवल शांति व सुरक्षा के जो मुद्दे हैं केवल इनको ही देखो। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना था कि चूंकि मानवीय भलाई करना, समाज को आगे बढ़ाना, आर्थिक विकास करना, ये भी यूएन का काम है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हो गई कि शांति व सुरक्षा मुद्दों की बात हो गई। दूसरा था कि विकास व मानवीय भलाई के काम, विकास करना व मानवीय भलाई, विकास व मानवीय भलाई, है ना, इसके काम करना। अब देखो कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर हम विकास और इन सब की बात करें तो जैसे कि स्वास्थ्य है, जैसे कि शिक्षा है, विश्व में इन्हें प्रमोट करना, ठीक है, सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करें, ठीक है, फूड की बात करें, जनसंख्या की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, जनसंख्या, ठीक है, मानवाधिकार और न्याय, इन मुद्दों पर देखा जाए, मानवाधिकार और न्याय। अब किन मुद्दों को देखा जाए, किन को छोड़ दिया जाए, ये भी विवाद का विषय है। तो बेसिकली इसमें सुधार के लिए यही जरूरी है कि किन चीजों में चेंजेस किए जाए और किन में चेंजेस नहीं किए जाए। अब दो तरह के सुधार हमें अगले पढ़ने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की हमने बात कर ली कि बुनियादी तौर पर इन दो तरह के सुधारों की सख्त आवश्यकता थी। एक तो था इसका स्ट्रक्चर और दूसरा था इसका ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा था इसका न्यायाधिकार। क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम समझते हैं प्रक्रिया और ढांचे में सुधार, ठीक है, प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। लेकिन उसके पहले ये पढ़ लो कि देखो 91 के बाद से
1991 के बाद से कुछ बदलाव आए, जैसे कि सोवियत संघ जो है वह बिखर चुका था, यूएसएसआर है ना, और इसमें अमेरिका ज्यादा ताकतवर देश था। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच में अब संबंध कहीं ज्यादा पहले से सहयोगात्मक हो गए थे, कोऑपरेटिव हो गए थे। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर था। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही थी, इसलिए आज भी आप देखेंगे कि एशिया के कई कंट्रीज जो ये चाहते हैं कि यूएनएसए में उनको स्थायी सदस्यता दी जाए। अनेक देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए। पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश है। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी है, जैसे कि जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, परमाणु जो ऊर्जा है उन सब का प्रसार करना। तो आज भी ये जो है वह चैलेंजेस हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और अब जो नए चैलेंजेस आए, तो इस हिसाब से सुधार आपको चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो यही चीजें थी बच्चों कि अब जो है वह बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब हम देखेंगे कि इसकी जो प्रक्रिया और इसका जो ढांचा है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाए, है ना। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, प्रक्रिया और ढांचे की हम बात करते हैं। तो पहले हम प्रक्रियाओं की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे न्यायाधिकार की। चलिए, तो पहले प्रक्रिया की बात हो जाए। प्रक्रिया और ढांचे में सुधार होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कौन से ये नहीं पता, सहमति करना मुश्किल है। ऐसे में 1992 में जो जनरल असेंबली थी उसमें एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में कुछ पॉइंट्स थे। अब देखो, उस पॉइंट्स में मुख्य रूप से 3 पॉइंट ये थे, 3 शिकायतें थी, बेसिकली पॉइंट्स नहीं शिकायतें थी, कि वास्तविक रूप से जो राजनीतिक शिकायतें हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उसकी तो बात ही नहीं की जा रही। तो मुख्य शिकायतें क्या थी कि सुरक्षा परिषद में राजनीतिक वास्तविकताओं को अब नहीं देखा जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। पश्चिमी मूल्य और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसमें जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जो मूल्य बनाए हैं उनका दबदबा, उनका वर्चस्व कायम है। मतलब अब यूएन के जो डिसीजन है वे पक्षपाती हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी जो देश है उनके हितों और उनके मूल्यों की छाप साफ नजर आती है। मतलब कुछ देशों का दबदबा है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं है। एक शिकायत ये थी। और तीसरी थी कि अब सुरक्षा परिषद में जो है वह बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स क्या देखे। पहली जो शिकायत थी कि राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं देखा जाता है। दूसरी शिकायत और तीसरी शिकायत क्या थी कि ये जो है अब इसको प्रतिनिधित्व जो है वह बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। और दूसरा जो है दबदबा है ना, दबदबा या वर्चस्व किसका? वेस्टर्न कंट्रीज का, पश्चिमी देशों का। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 शिकायतें ऐसी थी जो कि 1992 में एक प्रस्ताव में स्वीकृत हुई थी कि कम से कम ये सुधार रखे जाए। ठीक है, कम से कम ये जो सुधार है वह रखे जाए। अब देखो, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रक्रियाओं व ढांचे में सुधार। तो 3 शिकायतें हमने देख ली। अब हम उसके आगे नोट्स बनाएंगे, है ना। वो तीनों आप लिख लीजिएगा बच्चों नोट्स में, प्रक्रिया व ढांचे में सुधार। ठीक है, अब देखो, तो इसमें क्या था, सबसे पहले एक सुधार ये किया जा सकता था कि जो सुरक्षा परिषद है, यूएन का जो सुरक्षा परिषद है, जैसे कि हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, यूएनएससी, है ना। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें किन्हें स्थायी और किन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया जाए। सबसे पहले उन मानदंडों को फिक्स कर लिया जाए कि किस देश को आपको स्थायी सदस्यता देनी है, किस देश को आपको अस्थायी सदस्यता देनी है, और वो जो नियम है वह भी बहुत रीजनेबल और सही तरीके से सेट किए जाए। तो यूएनएससी में स्थायी व अस्थायी व अस्थायी सुरक्षा हेतु सदस्यता हेतु कुछ मानक, कुछ मापक या कुछ मापदंड हम कह लें, ये विकसित किए गए। अब देखो, इसमें से क्या क्या मानक होंगे कि किसी सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए, नहीं किया जाए। एक मानक जो इसमें बनाया गया वो ये था
एक बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए विश्व पटल पर। एक बड़ी आर्थिक शक्ति मतलब इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक विकास हो, तो विश्व के लेवल पर बड़ी आर्थिक शक्ति हो, उसे स्थायी सदस्य में रखा जाए। इसके बाद सेकंड इसमें कहा गया कि आर्थिक शक्ति के साथ साथ इसकी जो सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री पावर है, सैन्य शक्ति है, सैन्य क्षमता है, ये भी कैसी हो, ज़्यादा हो, मतलब पावरफुल कंट्री हो, चाहे हम आर्थिक रूप से कहें या फिर हम सैन्य रूप से कहें। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि यूएन का, देखो यूएन के जो भी कार्यक्रम चलते हैं उन सभी के लिए बजट चाहिए, और इसका जो बजट है उसमें सभी सदस्य देशों का योगदान रहता है, और जिस हिसाब से उसका योगदान है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं उसका जो प्रभुत्व है वह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएन बजट में योगदान कितना है इस आधार पर सदस्यता दिया जाए, योगदान कितना है, ठीक है, इस चीज को भी देखा जाए। देन नेक्स्ट इसमें कहा गया कि नेक्स्ट मानक ये हो कि अगर किसी देश की आबादी जो है ये बड़ी है, आबादी बड़ी है तो ये सदस्यता का दावेदार होगा। इसके अलावा अगर वह लोकतंत्र का सम्मान कर रहा है, इसके अलावा अगर वह जो देश है उसमें लोकतंत्र व मानवाधिकारों का सम्मान है, लोकतंत्र व मानवाधिकारों का सम्मान है, ठीक है, तो ये जो देश है इन सभी को क्या दिया जाए, स्थायी व अस्थायी जो सदस्यता की बात की जा रही है उसमें इन्हें प्रेफरेंस दिया जाए। अब लेकिन देखो, अब अगला प्रश्न जानते हो क्या उठ गया, जिस तरीके से ये समस्याएं बताई गई, ये मापदंड बताएगा, इसमें ही समस्याएं निहित थी। अब देखो समस्या इसमें ये थी बच्चों कि सबसे पहली बात तो ये थी कि आपने कहा कि आर्थिक ताकत होना चाहिए पर कितनी, है ना, आर्थिक शक्ति हो पर कितनी, कैसी, ये नहीं बताई, है ना, कितनी व कैसी ये प्रश्न फिर भी बना हुआ था। सैन्य क्षमता हो पर कितनी और कैसी ये भी नहीं पता था। तो यहां पर आपने जो मापक बनाए उसमें ही कसौटियों को नहीं बताया। ठीक है, साथ ही देखो अगर बजट की बात करेंगे कि यूएन बजट में योगदान हो तो वो जो योगदान की राशि है वह कितनी हो, किस हिसाब से उसको सदस्यता हासिल करने में वह सक्षम हो जाएगा अगर वह बजट का इतने % हिस्सा जो है वह योगदान दे रहा है, ये चीजें भी नहीं थी। दूसरी बात ये कही जाती है कि आबादी बड़ी हो, तब इस पे एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये साधक है या फिर बाधक है। दैट मीन्स कि अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा या फिर ये आपके लिए एक पॉजिटिव सेंस होगा या एक आपके लिए पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ गया कि आपने कहा कि आबादी बड़ी हो, इस हिसाब से देखो चाइना तो ठीक है, ऑफिशियली हम कहते हैं कि भारत जो है, भारत भी एक तरह से सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री हो गया। हाँ अनऑफिशियली है, ऑफिशियली बहुत स्टेटमेंट इसके नहीं मिलते, बट अनऑफिशियली कई तरह के जो रिपोर्ट्स हैं, कई तरह की चीजें जिससे ये पता चलता है कि भारत की जो आबादी है बहुत जल्द अब चीन से आगे हो चुकी है। और अगर आबादी का ही प्रश्न है तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत के बारे में आप एक लाइन जरूर कहोगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। आप देखेंगे कि जो हमारे पीएम है वह भी बार बार इस शब्द को, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और अगर लोकतंत्र का इतना सम्मान है, मानवाधिकारों का सम्मान है, तब भी क्यों नहीं सदस्यता दी गई। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भारत अगर इन मुद्दों पर खरा उतर रहा है, इन मापक पर खरा उतर रहा है, और भी जो भी देश इन पर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें स्थायी सीट दी जाती है, उन्हें स्थायी सीट मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दी जा रही। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा देखो बच्चों, नेक्स्ट हम देखें कि अगला जो एक प्रॉब्लम था वो इसमें ये था ठीक है, अगली इसमें एक प्रॉब्लम जो थी वह ये थी कि सदस्यता की जो प्रकृति है वह क्या हो, इस पर भी बहस थी, सदस्यता की प्रकृति। ठीक है, और इसमें यह कहा कि अगर 5 जो सदस्य देश है, 5 जो स्थायी हैं, इनके पास क्या थी, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, 5 स्थायी देश, समझ गए आप कौन कौन। तो यहां पर इनके पास क्या था, वीटो पावर, मतलब निषेधाधिकार शक्ति।
और अगर मान लीजिए 5 सदस्यों में से निषेधाधिकार मतलब मना कर देना, रोक लगा देना, निषेधाधिकार वीटो पावर जो हमारे राष्ट्रपति जी के पास भी होती है, पढ़ते हैं ना हम। तो अगर देखो ये प्रकृति एक कह दिया कि अगर जो स्थायी सदस्य उनके पास वीटो पावर है तो जो अस्थायी है क्या उनके पास होना चाहिए। तो एक सदस्यता की प्रकृति को लेकर भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ देशों का ये मानना है कि मान लीजिए, और मानना नहीं ऐसा ही है कि अगर 5 देशों में किसी एक ने भी जो वीटो है उसका इस्तेमाल कर लिया तब वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, चाहे उसे सभी स्थायी सदस्य माने और बाकी 4 स्थायी सदस्य माने। एक भी देश अगर वीटो लगा दे, 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी देश वीटो लगा दे, वो प्रस्ताव नहीं रोक सकता। और इसी वजह से कई बार हम देखते हैं कि चाइना ने वीटो कर दिया, अमेरिका ने वीटो कर दिया अगर, तो भारत को सदस्यता स्थायी रूप से नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसकी जो ये प्रकृति है ना, इसमें बड़ी एक समस्या है। और ये कहा जाता है कि ये जो निषेधाधिकार है ना, ये क्या करता है कि लोकतंत्र में तो समानता की बात की जाती है, तो लोकतंत्र की समानता की जो अवधारणा है, समान की धारणा के विरुद्ध है। धारणा के कैसा है, विरुद्ध है। ठीक है, मेल नहीं खाता, ये मेल नहीं खाता। साथ ही ये कहा जाता है कि अगर आपने आर्थिक विकास में एक और मुद्दा उठता है बच्चों, नेक्स्ट मुद्दा है कि अगर आपने कहा कि सभी आर्थिक विकास, तो विकसित और विकासशील देश की आर्थिक विकास में अंतर होगा, नहीं होगा, इसके आंकड़ों में अंतर होगा। तो विकसित व विकासशील, विकसित व जो विकासशील देश है, अगर इसकी प्रकृति में अंतर है, विकसित व विकासशील देश है, अगर इसकी प्रकृति में अंतर है, तब क्या होगा, डेफिनेटली आपको अलग अलग मापदंड सेट करने चाहिए। बट अगर आपने अनफॉर्चुनेटली सेम मापदंड तय कर दिए गए तब भी उसमें सुधार की आवश्यकता होगी, है ना। देन नेक्स्ट इसमें कहा जाता है कि अगर आपने अस्थायी, देखो अस्थायी सदस्य की हम बात करें, नेक्स्ट है अस्थायी सदस्य, यूएनएससी की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर अस्थायी सदस्य है जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जा रहे हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और ये ऐसे चुने जाएंगे कि विश्व के जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे कि हम महादेश कह रहे हैं, विश्व के महादेशों का प्रतिनिधित्व जो है वह इसमें हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट देश है और उसको अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई। तो 2 वर्ष के लिए जिन्हें चुना जा रहा है, भारत 8 बार अब तक हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मान लो कि किसी एक देश को अगर अस्थायी सदस्यता के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल मिल गया, अब वो तुरंत ही, मतलब उस कार्यकाल के समाप्त होने वाले, अब वो तुरंत तत्काल रूप से नियुक्त नहीं हो सकता, फिर उसे बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर भले उसके 2 साल बाद हो जाए। तो अगर उसकी अस्थायी सदस्यता अभी चल रही है तो वह तुरंत जो है वह दूसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा उसको, तो दूसरे कार्यकाल हेतु चुनाव नहीं, है ना। और दूसरा है कि इन देशों के पास वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है। ये वीटो पावर जो है वह केवल 5 स्थायी देश, 5 जो सदस्य स्थायी सदस्य उनके पास है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और इसमें जो मांग चल रही थी कि वीटो पावर को जो है वह समाप्त किया जाए, लेकिन अगर देखो ये वीटो पावर ही है जो देश के, विश्व के जो शक्तिशाली देश है, कंट्री हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं और उनका एक हित है, उन्हें ये पता है कि उनका स्वार्थ है कि अभी हमारा दबदबा है, अभी हम यूएन में, और यूएन में वो जुड़े ही इसलिए क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। ऐसा ना हो कि अगर वीटो पावर और देशों को दे दी जाए, वो यहाँ से हाथ खींच ले, है ना, और फिर उन पर कोई कंट्रोल ना हो, तो हर तरह का पक्ष हमने जान लिया। क्लियर है। तो यूएनएससी में स्थायी अस्थायी सदस्यों के मापदंड और इसकी बात कर ली हमने। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यायाधिकार की बात करते हैं। सदस्यता का सवाल हमने देख लिया कि एक गंभीर मसला है, लेकिन आज इसके बाद भी कुछ और जो इंपॉर्टेंट मसले हैं, मामले हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब देखो इन मामलों में क्या है बच्चों कि जब 2005 में अपने 60 साल जो है वह संयुक्त राष्ट्र ने पूरे किए, संयुक्त राष्ट्र ने जब अपने 60 वर्ष जो है वह पूरे किए 2005 में, तब यहां पर क्या हुआ कि कुछ प्रासंगिक बनाने के लिए यूएन को कुछ कदम उठाने का फैसला किया। कहा कि शांति संस्थापक एक जो आयोग है वह बनाया जाए।
अब लेकिन देखना, कहा कि पहली बात ये कही कि शांति संस्थापक आयोग बनाया जाए, लेकिन अगला इसमें ये प्रश्न आ गया कि विश्व में कई तरह के झगड़े हैं। अब इन झगड़ों में से मेन मुद्दा था कि कौन से इसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है, और कौन से शामिल नहीं होने चाहिए, ये एक बड़ा विषय हो गया। किन मुद्दों को लेकर शांति की बात की जाए, किन मुद्दों को लेकर शांति की बात ना की जाए, ये अगला विषय हो गया। सेकंड में ये कहा गया कि अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल रहे तो विश्व बिरादरी जो है वे इसका उत्तरदायित्व निभाए। अब अगली बात इसमें इन्होंने आसानी से कह तो दी कि ठीक है, लेकिन इसमें यह कहा कि विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी, विश्व बिरादरी मतलब बाकी जो सदस्य देश है विश्व में, वो क्या करे, इसको एक उत्तरदायित्व ले निभाने के लिए। लेकिन अगला जो प्रश्न उठा कि कैसे, अगला जो प्रश्न उठा वह था कि कैसे लेगा, किन आधारों पर लेगा, किस अनुपात में लेगा, अगला प्रश्न। तीसरा इसमें कहा कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए, ठीक है, जो कि 2006 से सक्रिय भी हो चुका है। लेकिन वही बात कि आपने कहा कि ठीक है ऐसा हो, बट नेक्स्ट ये है कि मानवाधिकार किसे कहेंगे, मानवाधिकार क्या है, ये प्रश्न है। और आप मानवाधिकारों का उल्लंघन किस आधार पर तय करोगे, मानवाधिकारों का उल्लंघन किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, ये भी एक यक्ष प्रश्न बन गया। मतलब जैसे ही हमें क्या मिला, हमने प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए, बस हमने उन निर्णयों में सारी चीजों को ठीक से नहीं बैठा पाया, और ऐसे में उन निर्णयों से अगले जो प्रश्न है वह पैदा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कहा कि भाई सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है ना, जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, आज आप इसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं। और इन गोल के लिए अगर हम देखें तो विकसित और विकासशील देशों में अंतर है। विकसित और विकासशील, तो कौन से गोल प्राप्त करें, कौन से ना करें, कैसे प्राप्त करें, ये भी इसमें एक प्रश्न बन गया। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, अब आतंकवाद क्या है ये एक प्रश्न बन गया। लोकतंत्र कोष का गठन करना, लेकिन इस कोष का गठन कैसे होगा, नो क्लैरिटी। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति मिली। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि संयुक्त राष्ट्र में न्यायाधिकार की मांग को लेकर उठाए गए थे। ठीक है, अब देखो बच्चों, स्पेशली इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि उसे स्थायी सदस्यता मिल जाए, बट उसके बाद भी हम देखेंगे क्यों नहीं मिलती। तो उसमें जैसे पाकिस्तान जैसे देश हैं, चाइना की बात करें तो ये वीटो पावर का यूज कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पास वीटो नहीं है, बट हाँ विरोध करते हैं। चाइना अपना वीटो पावर यूज करेगा, पाकिस्तान जैसे देश जो है, और भी कुछ ऐसे देश है जो कि विरोध करते हैं और डरते हैं इस बात से कि अगर भारत का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता होगी तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसका दबदबा और उसकी जो एक वैश्विक रूप से स्थिति हम कहे, विदेश नीति में भी इस बात का फायदा मिलता है कि आपकी पोजीशन क्या है। और यहाँ पर इस बात से जिन देशों को खतरा होता है वो नहीं चाहते कि भारत का जो होता है वह बढ़ जाए, और किसी ना किसी वजह से क्या होता है कि, और 5 सदस्यों की अगर हम बात करें तो अब तक कई बार कुछ मान जाते हैं और उसमें से एक जो है वीटो कर देता है और ऐसे में रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम स्थायी सदस्यता की बात करेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे जापान की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, कई ऐसे देश जो कि चाहते हैं कि उनकी स्थायी सदस्यता जो है उन्हें वह मिल जाए, क्योंकि अब जिस तरीके के बदलाव हो चुके हैं, और इन 50-60 वर्षों में अगर हम 2005 तक की बात करें कि 60 साल पूरे हो गए, तब विश्व की व्यवस्थाएं बहुत चेंज हुई हैं। ऐसे देश जो पहले बहुत इकोनॉमिकली नीचे थे, अब वो बहुत आगे आ चुके हैं। एशिया के कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत तरीके से आर्थिक विकास कर रहे हैं। ऐसे में उन देशों को आपने स्थायी सदस्यता की सूची में शामिल नहीं करा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम हो गई। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। समर्थन का आधार क्या है, विरोध क्या है, स्थिति क्या है, 3 बातों को हमें समझना है। क्वेश्चन शुरू करें उसके पहले क्वेश्चन देख लो। डिस्कस द, अच्छा देखो 2015 का क्वेश्चन है, पर ये नहीं सोचना है आपको
कि 15 में क्वेश्चन है तो अब आगे नहीं आ सकता, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए दूसरे तरीके से आ जाए, क्योंकि हाल फिलहाल फिर जो मांग है वह चल रही है। और इसमें आपको ये बताना है कि आखिर भारत जो है वह किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए। अगर आपने इसको पढ़ा होगा आप आसानी से कर पाते हैं ना। तो स्थायी सीट के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहली बात तो क्या है कि कुछ देशों का विरोध करना और जो स्थायी सदस्य है उनका वीटो लगा देना, ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, और भी अगर हम जनसंख्या और बाकी मामलों में देखें तो हाँ लग सकता है विश्व स्तर पर कि जनसंख्या का ज्यादा होना मतलब प्रभावी तरीके से जो प्रशासन और नीतियां हैं सरकार है वह नहीं चल पाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। यूएनएससी जो है में भारत के लिए क्या बाधाएं हैं, और भी आप वैश्विक रूप से देख सकते हैं कि कौन कौन से देश विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यूएन सुधार और भारत की चर्चा करते हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ढांचे में बदलाव कई आधारों पर समर्थन दिया, और ये जो समर्थन को भारत ने ये माना कि यूएन बहुत जरूरी है। मजबूती और दृढ़ता जो है पूरे विश्व के लिए यूएन की बहुत जरूरी है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे और एक जो सहयोग है विभिन्न देशों के बीच में वह बना रहे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा भूमिका निभाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि भारत का ये मानना है कि जो यूएन है उसका एक स्ट्रेंथ होना, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, अगर हम ये देखें कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक जरूरी शर्त क्या है कि अगर देखो विकास का मामला प्रमुख है तो विकास तभी होगा जब शांति और सुरक्षा होगी। विकास ऐसे तो नहीं हो सकता कि अभी आप इजराइल और फिलिस्तीन की जो युद्ध देख रहे हो उसमें विकास की बात कौन करेगा। आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स बनने में हो सकता है कई साल का समय लग जाता है, वह कुछ सेकंड में ढह रही है। विकास है ये, तो या तो युद्ध कर लो या तो विकास कर लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की शांति और सुरक्षा जो है इसको बनाए रखने के लिए हम देखेंगे कि विकास का मुद्दा जो है वह प्रमुख होना चाहिए। लेकिन भारत की फिर भी एक चिंता रही, यूएन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी माना, लेकिन भारत की एक जो अपनी चिंता रही, ये चिंता जानते हो क्या है? बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है, और इसमें कहा कि जो सुरक्षा परिषद की जो संख्या है वह स्थिर है, जबकि ये संख्या 45 में तय हुई थी। तो क्या आज से इतने वर्षों में कुछ नहीं बदला? इन 76, 70, 78 सालों में कुछ नहीं बदला क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जो यूएन की जनरल असेंबली है जिसमें वाद विवाद, बहस, चर्चा, युद्ध, शांति के मसले सुने जाते हैं, उन सदस्यों की संख्या की शुरुआत में यूएन का जो घोषणा पत्र उस पर 51 देशों ने साइन किए थे। 51 देशों ने, आज अगर 193 कंट्रीज है, तो क्या यूएनएससी में जो आपने चीजों को फिक्स कर रखा था वो वैसा ही रहेगा? कुछ भी चेंज नहीं है। और 1965 में सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर कुल सदस्य संख्या, स्थायी अस्थायी कुल सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर अगर 15 की गई, तो क्यों नहीं आपने स्थायी सदस्यों को बढ़ाया, केवल अस्थायी को क्यों बढ़ाया? क्या कोई भी देश ऐसा नहीं था जो विश्व रूप से महाशक्ति बनने में सक्षम हो? तो यहां पर ये एक प्रॉब्लम है। तो भारत का क्या मानना है कि सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि मूलक जो चरित्र है उसकी हानि हुई है, और ये तर्क दिया कि ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होना लोकतंत्र और बाकी बिरादरी के लिए एक अच्छा साइन माना जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यूएन में सुधार और भारत, है ना। चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। यूएन सुधार और भारत, यूएन सुधार और भारत। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट है इसमें तो हमने देख लिया कि भारत यूएन का महत्व समझ रहा है। भारत के अकॉर्डिंगली क्या है, भारत द्वारा यूएन का महत्व समझा गया, और यह भी बताया गया कि भाई बहुत जरूरी है विश्व शांति, सुरक्षा व विकास के लिए। ठीक है, दूसरा हमने इसमें देखा कि समय जो है वह बदल रहा है। ठीक है, और अगर समय बदल रहा है, वैश्विक परिस्थिति बदल रही है, वैश्विक परिस्थिति जो है, ठीक है, इसमें भी बदलाव हो रहा है, तब ऐसे में क्या हो कि जो यूएनएससी है इसकी सदस्य संख्या में बदलाव हो, इसकी सदस्य संख्या जो है ये बदल जाए, है ना।
इसको बदला जाए, और इसमें भी भारत की चिंता क्या है? स्थायी सीट की। भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए। आपके क्या तर्क होंगे कि अगर हम ये कहें कि भारत को एक परमानेंट जो मेंबर है क्यों बनाया जाए, तो क्या आपके पास कुछ कारण है? सबसे पहला रीजन तो देखो, हम इसमें ये समझते हैं कि कुल आबादी का मतलब विश्व की कुल आबादी का क्यों दी जाए, क्यों मिले, इसका आंसर यही समझ लो। ठीक है, तो विश्व की मतलब 5वां हिस्सा कुल आबादी का 1/5 जो हिस्सा है ये किसका है? भारत का है। और अगर इतनी आबादी है और अगर आबादी का ज़्यादा होना आपका स्थायी सदस्यता देने का एक आधार हो सकता है, तब दीजिए। सेकंड, इसमें कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, सेकंड इसमें कहा गया कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आपका तो एक मेजरमेंट भी है भाई कि लोकतंत्र हो और ह्यूमन राइट्स का सम्मान करे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस आधार पर दो। यूएन में जो भी शांति सेनाएं देशों में भेजी गई, उन शांति सेना में भारत की भी सेना, यूएन शांति सेना में जो है वह भारत ने कई बार हिस्सा लिया, इसलिए मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें यह कहा कि अगर आर्थिक विकास की बात है तो भारत देखो क्रय शक्ति और इन सब की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर पर विश्व में कई जगह आने लगा है। तो आर्थिक विकास जो है वह तेजी से हो रहा है, और अगर आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है तो हो यूएन का जो बजट है, यूएन का जो बजट है इसमें नियमित रेगुलरली नियमित जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, नियमित योगदान है भारत का, रेगुलर जो एक कंट्रीब्यूशन है ये इंडिया का है, इसलिए दिया जाए। ठीक है, यूएन जो है वह वीटो पावर सदस्य, यूएन का वीटो पावर जो सदस्य देश है वह बने, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो देश है वह विरोध करते हैं, चीन समटाइम्स वीटो लगा देता है, और कुछ देशों का भारत को वीटो या फिर मना करने का एक रीज़न होता है कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। लेकिन आप देखो कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब एक विडंबना या फिर एक कह लो एक विरोधाभास, पैराडॉक्स कह लो, कि आपने 1945 में जब स्थायी सदस्यों को चुना था उसका एक आधार था कि वो देश उस समय में परमाणु शक्ति से संपन्न देश थे, और आज आप उस आधार को बताकर मना कर रहे हैं कि हम स्थायी सदस्यता नहीं देंगे। तो यहां पर ये सारी बातें क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत के सामने क्या परेशानियां हैं यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर, या क्या आधार है कि उसको परमानेंट सीट दी जाए, तब इन्हीं बातों की चर्चा आप कीजिए। नेक्स्ट, अच्छा कुछ मैं आपको करंट अफेयर की डेटा बताती हूँ। आपको पता है वीटो का मिसयूज किया जाना, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। वीटो पावर का अगर हम दुरुपयोग की बात करें, आपको पता है कि आज भी अमेरिका जो है इजराइल के साथ है ना। तो यहां पर क्या है कि अमेरिका जो है 16 बार अब तक वीटो लगा चुका है, 16 बार इसका दुरुपयोग कर चुका है इजराइल मामले को लेकर। इजराइल के समर्थन में 16 बार जो वीटो है वह लगा चुका है। ठीक है, तो ये जो दुरुपयोग है वो एक माना जाता है। इसके अलावा देखो 1950 और अगर हम 1955 की बात करें, एक और फैक्ट, ऐसा नहीं है कि भारत को कभी स्थायी सदस्यता ऑफर नहीं हुई। 50 और 55 में यूएस और जो यूएसएसआर है इसके द्वारा भारत को इसमें सीट देने की बात जो है वह की गई थी, बट भारत ने मना कर दिया था उस वक्त। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत जो है वह शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था, है ना। हम किसी भी शामिल नहीं होना चाह रहे थे, ना अमेरिका में, ना ही यूएसएसआर में, ना समाजवादी खेमे में और ना ही पूंजीवादी खेमे में। और इसलिए उस वक्त जो पेशकश थी उस वक्त क्या किया, भारत ने मना कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ शीत युद्ध। आ गया समझ में? अब देखो 1998 में भारत को परमाणु मतलब ऑफिशियली जो दर्जा है वह परमाणु शक्ति संपन्न होने का मिला। 98 में परमाणु शक्ति संपन्न, और इस वक्त से जो मांग है वह कई बार उठी कि भारत को स्थायी सदस्यता जो है वह मिलनी चाहिए।
क्योंकि सभी स्थायी सदस्यों के पास जो है वह परमाणु शक्ति संपन्न थे। वैश्विक क्षमता भारत की मजबूत हुई है। यूएन के अगर हम बजट की बात करें तो जानते हो यूएन बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता के 6 कंट्रीज नाम आप देख लेना। सबसे पहले है यूएस, कहीं आंकड़ा लिखा हुआ था अगस्त 2023 के आसपास, लगभग आई थिंक 30, इसका जो आंकड़ा है, एक मिनट रुकिए, सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, डिफरेंट आंकड़े मिलते हैं। भारत के द्वारा आई थिंक 30 मिलियन जो डॉलर है, 30 मिलियन डॉलर का जो योगदान है वह दिया गया। तो अब नेक्स्ट हमें बात करना है इसमें कि नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ है आपका लास्ट, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र। मतलब अब ये जो एक ध्रुवीय विश्व है इसमें संयुक्त राष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है, क्या अपनी भूमिका वो निभा रहा है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय, आप संयुक्त राष्ट्र कर लो, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूएन के द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन सी रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा ये तीनों जो रिपोर्ट्स है वह पब्लिश की जाती है। क्या यूएन के द्वारा, कोई 2 विकल्प, 3 विकल्प, सभी, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ह्यूमन कैपिटल वर्ल्ड, ये तीनों ही ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि यूपीएससी फिल्म्स में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र। देखो अगर मैं आपको इसका निष्कर्ष बता दूं तो इसका निष्कर्ष तो आज भी ये है कि यूएन कोशिश जरूर करता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, एक तरह से उसका जो दबदबा है, उस पर काबू पाया जाए, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके 3-4 रीजंस मैं आपको बताती हूँ। एक तो रीजन ये कि बजट सबसे ज्यादा वही देता है, यूएन का जो पूरा बजट है उस बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा है अमेरिका का। देन नेक्स्ट इसमें यह है कि वह यूएन जो है वह अमेरिका के भू क्षेत्र में है, और अगर आप उसके भूमि क्षेत्र में हो जो उसके अधिकार में आती है, तब डेफिनेटली अमेरिका का दबदबा आप खत्म नहीं कर पाओगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जब विश्व एक ध्रुवीय बन चुका है तो अमेरिका का दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, और जब प्रतिद्वंदी ना हो तब तो उसका वैसे भी निष्कंटक टाइप का राज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कोशिश भले कर ले पर ऐसा पॉसिबल है नहीं। हाँ, बाकी देश मिलकर एक नेगोशिएशन कर लो, वार्तालाप कर लो, वो सारी चीजों का एक माध्यम बनाता है, लेकिन यूएन एक प्रभावकारी, एक कारगर रूप से अमेरिका पर जो नियंत्रण है वह नहीं रख सकता। ठीक है, यही बात है। अब देखो जैसे कि यूएस जो है वह कितना पे कर रहा है, लगभग 22% टोटल जो बजट है उसका 22% के आसपास। ठीक है, कहीं कहीं आपको 29% के आसपास भी मिल जाता है। तो कुछ डेटा आप देख लेंगे रिसेंटली करंट अफेयर में। ठीक है, 2023 के आसपास लगभग 12 बिलियन डॉलर, 12 बिलियन डॉलर कितना हुआ इंडियन रुपी में, 12 बिलियन डॉलर इतना पे कर रहा है। तो एक बजट में, बजट के लिहाज से बड़ा देश है, और इसलिए अमेरिका का जो वर्चस्व बना रहता है। तो कहा जाता है कि अमेरिका पर अंकुश जो है वह आसान नहीं होगा, और उसका देखो कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है। तो यूएन अमेरिका के प्रभुत्व के विरुद्ध एक जो बैलेंस भूमिका है वो रोल प्ले नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विश्व और अमेरिका के बीच में संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से क्या रोक सकता है, तो ये भी प्रभावकारी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जाता। पहली बात तो यही है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, और अगर केवल वही एकमात्र महाशक्ति है तब डेफिनेटली इसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, और दूसरा है कि अमेरिका का एक खास प्रभाव इसलिए है क्योंकि बजट में योगदान करता है, तो वित्तीय ताकत बहुत ज्यादा है, इसके नौकरशाह, इसी के जो ब्यूरोक्रेट है वे ज्यादा वहां पर उसमें शामिल है, तो इसलिए। ठीक है, तो लास्ट इसमें देखो कि भले ही हम ये कह लें कि यूएन का खास प्रभाव हो या फिर ना हो, लेकिन उसके बाद भी यूएन एक बहुत ही अपना सिग्निफिकेंस जो रोल है वह प्ले करता है। ठीक है, निभाता है, ताकि विश्व में शांति सुरक्षा बनी रहे।
एक कॉपरेशन देशों के बीच में बना रहे, युद्ध तक बात ना पहुंचे, पहले ही वार्तालाप के माध्यम से जो चीजें हैं उनको सॉर्ट किया जा सके, तो यूएन की एक भूमिका इसमें है। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, बीच बीच में हम देखेंगे कि जैसे कि WTO इन सब के बारे में 6-7 इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिसके बारे में सारी जानकारी दी गई है, कब स्थापना हुई थी, क्या काम था। आप एक लिस्ट बना के केवल ये देख ले कब स्थापना हुई, इसका उद्देश्य क्या, अगर कार्य दिए तो कार्य लिख ले, है ना। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है और बेसिकली ये काम क्या करेगा, वैश्विक व्यापार के जो नियम है उसको तय करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसके एक सक्सेसर, इसके एक उत्तराधिकारी संस्था के रूप में आया। मतलब पहले ये हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये संस्था हुआ करती थी, इसके बाद फिर WTO जो है वह आया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वह आया है अस्तित्व में। वर्तमान में आप मुझे बताएंगे कितने सदस्य हैं। 2016 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 164 मेंबर्स हुआ करते थे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यूपीएससी ने ये पूछा है मेंबर्स, आप देख लीजिएगा किसके मेंबर्स, आई थिंक IMF की पूछा है कि कितने अभी वर्तमान में इतने मेंबर्स हैं। मतलब एक स्टेटमेंट, ये वन ऑफ द स्टेटमेंट था। ठीक है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी आर्थिक शक्ति विश्व व्यापार संगठन में नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई जिससे उनके हित सत्य हो। विकासशील देशों की शिकायतें इस बारे में रहती हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे पश्चिमी देशों का प्रभाव, वही बात हो गई ना कि जो UN है वह पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम नहीं कर पाता, उन्हें बहुत बैलेंस नहीं कर पाता। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, वही एनर्जी की बात हो रही होगी। 57 में इसकी स्थापना हुई और इसका मेन काम क्या है कि शांतिपूर्ण जो उपयोग है वह परमाणु ऊर्जा का हो, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश जो है वह की जाए, मतलब गैर सैन्य जो इस्तेमाल है इसका वह किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, सो दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल है वह दे रखी है कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में कुछ नहीं है। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये इन पांचों जो इसकी संस्थाएं हैं उसका एक बेसिकली एक ग्रुप है। ठीक है, अब देखो इस 5 में क्या क्या शामिल है, यूपीएससी ने यही पूछा था कि 5 में कौन सा शामिल नहीं है, एक अलग नाम और लिखा हुआ था। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो ये 5 जो संस्थाएं हैं वो वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप का, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो विश्व बैंक क्या करेगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप मुझे ये बताएंगे कि किन संस्थाओं को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है, UN की किन संस्थाओं को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना 44 में होती है। इसकी गतिविधियां हैं विकासशील देशों से संबंधित मानवीय विकास, कृषि, पर्यावरण सुरक्षा, है ना, आधारभूत ढांचा, सुशासन, इसके लिए काम करना। और ये ऋण और अनुदान आसान शर्तों पर देता है, गरीब देशों को ये अनुदान नहीं चुकाने पड़ते। तो काफी जो काम है वर्ल्ड बैंक इस चीज को लेके करता है। ठीक है, IMF की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेसिकली। तो यहाँ पर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप देखेंगे कि वर्ल्ड को लेकर कई तरह की जो मॉनेटरी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है, किस देश की GDP क्या रहेगी, उस संभावना, ये सारी चीजें जो IMF है वह पब्लिश करता है। तो आपका एक होमवर्क ये होगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि IMF जो है वह कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर वित्त की देखरेख करना, तकनीकी और वित्तीय जो सहायता है वह मुहैया कराना, ये इसका काम होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास जिसमें हमने बात की कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN का इवोल्यूशन कैसे हुआ, शीत युद्ध के बाद 2 सुधारों की बात की, है ना, और एक ध्रुवीय विश्व में ये। अब देखो कल की हमारी जो क्लास है वह समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसकी हम बात करेंगे, कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, आपके 2 इसके बाद 3 चैप्टर और बचे आज की क्लास के बाद, एंड देन ये वीक एंड नेक्स्ट वीक, और उसके बाद से आपका लक्ष्मीकांत शुरू हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लास्ट में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें, किसका उत्तराधिकारी है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना, यही है ना। चलिए बाकी क्वेश्चंस देखिए, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया, ये बात आपको याद रखनी है कि 2015 में, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या पूछी गई थी कि बाधाएं जो है वह क्या है, प्रॉब्लम्स जो है वह क्या है। क्लियर।
तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये टॉपिक रह गया, तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।